ये हमारा टॉपिक था जिस पे हमारी बातचीत चल रही है। अभी तक हमने जिन 15 पहलुओं पे चर्चा की है, एक बार मैं सबसे पहले उनको बिल्कुल एक एक स्लाइड में रिव्यू कर रहा हूँ, ताकि बहुत सारे साथी हैं जिनको समझ में आएगा कि ये पूरी एक योजना क्या है ट्रेनिंग के प्रोग्राम को लेके, और कैसे आपको आगे चल के इस पे ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। कौन कौन सी चीजें क्या क्या काम करेगी। और ये सारी बात को शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर एक स्लाइड तो आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ कि अगस्त का महीना है और आपके लिए ये महीना कुछ हद तक तय करेगा आपके सितंबर के बिजनेस को बड़ा करने के। इस महीने में यानी अगस्त के महीने में आपको ज्यादा से ज्यादा अपना नेटवर्क बनाने पे जोर देना चाहिए, क्योंकि नेटवर्क बनाने में थोड़ा समय ज्यादा लगता है। आप जितना वॉल्यूम करते हो या वॉल्यूम कर लेते हो, वॉल्यूम करने में समय कम लगता है, लेकिन नेटवर्क बनाने में समय ज्यादा लगता है। तो अगर आप थोड़ा सा नेटवर्क इस महीने बना लेंगे तो आपको सितंबर महीने में बहुत बड़ा काम करने में कोई परेशानी नहीं होगी। नेटवर्क की साइज अगर नहीं होगी, देखो नेटवर्क जितना है उतना ही होगा तो बिजनेस बहुत बड़ा कैसे होगा। तो सितंबर में आपके पास एक बड़ा पायदान पूरा करने का मौका होगा, जहाँ पे आप 3 गुना यानी कि 2 से 3 गुना और 4 गुना तक का बिजनेस कर पाएंगे। ये डिपेंड करता है कि आपका लेवल क्या है। अगर आप सब लोगों का लेवल अगर वाइटल के किसी लेवल के मुकाम पे है, जैसे अगर ईगल रनर विनर के आसपास है, तो लोगों को रॉयल्टी अचीव करने में, गोल्ड स्टार गोल्ड जाने में कोई परेशानी नहीं होगी, बड़ा काम कर पाएंगे। और अगर कोई बिगिनर स्टार्टर या छोटे लेवल पे है तो वो तो 3 4 5 लेवल जंप करेंगे। ऐसी हम योजना आपके सामने रखेंगे जिससे उनको करने में सुविधा होगी। और नीचे के लेवल के अगर 3 4 लेवल जंप करेंगे, यानी अगर कोई स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूटर है या सुपर स्मार्ट है या बिगिनर है, अगर उन सब लोगों को अगर हम लोग ओपनर या ईगल तक का फोकस करते हैं, प्लान करते हैं, तो ऊपर बिजनेस में आपको बहुत बड़ी ग्रोथ मिल सकती है। और जो लोग रॉयल्टी और टेक्निकल के मुकाम पे ऑलरेडी यानी कि गोल्ड स्टार गोल्ड प्लेटिनम या पर्ल के आसपास कहीं है, उन सब लोगों को अपना बिजनेस 2 से 3 गुना करने का पूरा मौका मिलेगा। और उसके ऊपर के लोग अपने आप उस नीचे के बिजनेस को सपोर्ट करके अपने पिनों से नहीं चूकेंगे, मतलब वो आराम से पिन अचीव कर पाएंगे। फिर वो चाहे कोई भी व्यक्ति अपना 3 गुना 2 गुना 4 गुना 5 गुना का टारगेट भी रखता है तो कर पाएगा। अभी इस महीने के कुछ दिन आपके पास है जहाँ पे आपको बहुत सारे काम इस महीने करने होंगे, और सितंबर की क्लोजिंग आपके साथ साथ आपके इस साल की क्लोजिंग को भी निर्धारित करेगी, क्योंकि हम सब लोग पिनों के हिसाब से काम करते हैं। तो पिन के जब लेवल आते हैं तो हमारे सामने उस साल के लेवल तय हो जाते हैं। और क्योंकि न्यूट्री चार्ज आपके पास एक बहुत बड़ा ऑप्शन है जहां पे आप सितंबर में कई सारी चीजों में बड़ी एंट्री कर सकते हैं। और वो जो बड़ी एंट्री करोगे आप, उसका जो बेनिफिट आपको अक्टूबर नवंबर दिसंबर फिर जनवरी फरवरी मार्च, ये 6 महीने में मिलेगा। लेकिन यहाँ एक बड़ा गंभीर विषय है कि अगर लोग एंट्री नहीं करेंगे, वे दाखिला नहीं लेंगे, तो कितने नंबर पे पास होंगे ये तो कैसे कह सकते हैं। दाखिला तो करें। दाखिला करने के लिए आपके पास लास्ट जो टाइम है वो सितंबर का है। और सितंबर महीने में जो भी दाखिला आपको करना है उसमें एक ही महीने में अगर आप बहुत सारा काम कर लेंगे, ये थोड़ा सा मुश्किल है। फिर आदमी थोड़ा सा छोड़ देता है सब चीजों को। तो आपको दाखिला करने के लिए उसकी एक योजना बना के सबसे पहले वो काम आपको अगस्त महीने में करने चाहिए। अगली बुधवार को हम थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ी सी डिटेल में चर्चा भी करेंगे, ताकि आप अगस्त महीने की थोड़ी सी क्लोजिंग कर पाएंगे। एक स्ट्रेटेजी भी बनाई जाएगी, जो कि वो स्ट्रेटेजी आपकी अगले बुधवार की मीटिंग में आपके सामने आ जाएगी। और सितंबर महीने में आपके लिए काम करने का एक बड़ा और एक अच्छा मौका होगा। टॉपिक हमारा था यदि हम, यानी अगर हम कुछ ऐसा करें, तो उसके हमने जो जितने जो सब्जेक्ट है हमारे पास, उन सब्जेक्टों को मैंने थोड़े छोटे पार्ट में यानी छोटे छोटे पार्ट में बना के और आपके लिए प्रस्तुत किया, और उसको 20 अलग भागों में बांट दिया। यानी कि ये 20 पहलू क्या है जो आपको शुरू से लेकर आखिर तक आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव करने में काम करेंगे। तो अब तक जिन पे हमने चर्चा की है, नेगेटिविटी, वो कहते हैं काम नहीं करते तो नेगेटिविटी आती। ये मेरा सब्जेक्ट था आपके लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे चल के इनके ऊपर यानी तो कभी दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च या जो भी आपके पास समय रहेगा और मेरे पास समय रहेगा, तब नेगेटिविटी के सब्जेक्ट पे हम लोग बातचीत करेंगे कि इसको दूर कैसे किया जा सकता है, या ये किस तरह के लोगों को हमें चुनाव करने में हमारे को ये सहायता करती है। और क्योंकि अगर नेगेटिव सेगमेंट में अगर काम करेंगे तो आपको परिणाम नहीं मिलेगा। दूसरा जो सब्जेक्ट था कि अगर काम करते हैं तो मुश्किलें आती है। अगर काम करते हैं तो आती है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होता। आसान काम तो हो नहीं सकता कोई भी चीज, तो वो मुश्किलें आती है और उसका सामना करना चाहिए। इस पे हम
चर्चा करते रहेंगे। तीसरा जो हम बात कर रहे थे कि डटे रहे तो शुरुआत करते हैं। अक्सर लोग शुरुआत ही नहीं करते, मतलब अक्सर लोग, और ये सारे डाटा आपके सामने हैं और मेरे सामने हैं, यानी वो बहुत जल्दी, वो बहुत पहले ही हार जाते हैं शुरुआत करने के बिना ही। तो अब ये तो बड़ी अजीब सी चीज हो गई कि जीवन की यात्रा की शुरुआत नहीं की है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, एक स्टार्टअप कितना जरूरी है, स्टार्ट का मतलब क्या है सही मायने में। और ये इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि अगर लोग स्टार्ट कर दें तो बहुत मुश्किल नहीं होगा, लेकिन स्टार्ट ही नहीं करते हैं तो वो स्टार्ट की जो मुश्किलें होती है वहीं पे वो आदमी अपना बिजनेस करने का मन चेंज कर देता है। चौथा जो सब्जेक्ट था कि आप जैसे बीज बोओगे वैसे ही तो फसल काटोगे, यानी जिस तरह के लोगों को आप लाओगे उसी तरह के परिणाम आपको मिलेंगे। आप जानते हो कि बिजनेस में हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और हिंदुस्तान में अलग अलग तरह के लोग हैं जो हमारे हिंदुस्तानी हैं और काम करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, हम लोग बिजनेस पे लाते हैं। एक आदमी के पास जो कहते हैं कैपेबिलिटीज है, हालांकि कैपेबिलिटीज को कितना भी अनाउंस किया जा सकता है, लेकिन वो कब, जब आपकी मजबूरी हो। देखो, अगर मुझे मेरे बेटे को ही अगर मुझे आगे ले जाना है तो मेरे पास चॉइस नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे बेटे को अपना कारोबार संभालना है, मेरा उत्तराधिकारी बनाना है, मेरे कामकाज संभालना है, मेरे अकाउंट्स देखने हैं, मेरे बाकी सारी चीज देखनी है, तो वो जो भी है उसी को मुझे ट्रांसफर करना है। लेकिन अगर चॉइस आपके पास बहुत ज्यादा हो कि ये आप उत्तराधिकारी किसी को भी बना सकते हो, तो फिर आप जो जिसको सूट करता हो चीज आप उसको उत्तराधिकारी बनाओगे। हम क्या करते हैं कि कई बार हमारे पास जो हम ऐसे लोगों को भी इस बिजनेस में लाते हैं और उन पर बहुत सारा समय खर्च करते हैं जो शायद आपकी उस बिजनेस के लिए, आपको आगे ले जाने के लिए वो उतने मददगार आपको नहीं बनते हैं, और आप अपनी जिंदगी का बहुत सारा कीमती वक्त वहां पे आप खर्च करते हैं। आज अभी एक टेक्नोलॉजी का एक सब्जेक्ट आएगा जिसपे आपको ये बात पे मैं थोड़ा सा खुलासा भी करूंगा। अगला हमारा सब्जेक्ट था जितना ज्यादा काम करोगे उतना ज्यादा परिणाम मिलेगा। मतलब कोई ये नहीं सोचेगा यार मैं इतना ज्यादा काम क्यों, सभी करते हैं। ये बात मैं इसलिए भी नोट करता हूँ कि आप सब लोगों की जो काम की कार्यशैली देखता हूँ तो बहुत सारे लोग बड़े कंफर्ट जोन में होते हैं। मतलब अभी भी हम बहुत सारे लोग कंफर्ट जोन में ही होते हैं, मतलब जिंदगी में अभी हमारे पास ठीक से कोई चीजों की शुरुआत नहीं हुई और हम आरामदायक स्थिति में पहुंच गए। मुश्किलें कभी भी किसी भी स्थिति में आ सकती है, इसलिए कभी भी इतना कंफर्ट आदमी को नहीं होना चाहिए। तो वो कहते हैं जो आप उस दुनिया की खुलजा सिमसिम का दरवाजा खुले बिना ही कंफर्ट हो गए तो फिर बहुत बड़ा खजाना आपके हाथ से कभी भी आपको नहीं मिलेगा। अगला हमारा जो सब्जेक्ट था कि लक्ष्य बना के काम किया जाए। हालांकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, सभी बहुत महत्वपूर्ण है, सारे बहुत महत्वपूर्ण है। अगर सारे पहलुओं को, सारी ट्रेनिंगों को अगर आप देखेंगे तो ये सारी ट्रेनिंगें हिंदुस्तान में 10,000 डायमंड पैदा करने के लिए काम करेगी। ये हर चीज, हर काम करेगी। ये मुझे फ्री करेगी, आपको फ्री करेगी, डुप्लीकेट करेगी, ग्रोथ करेगी, आपको आपके टीम में एजुकेशन बढ़ाएगी, लीडर्स डेवलप करेगी, आपके मल्टीप्लाई ग्रोथ करेगी, आपके मतलब आप पूरे बिजनेस के ढांचे को बदल देगी। तो सभी के अलग अलग सब्जेक्ट है, लेकिन गोल क्योंकि हमारे हर छोटे छोटे काम में भी शुरुआत हो जाती है, बहुत छोटे स्तर पर भी। मैं कहता हूँ बिजनेस की शुरुआत ही गोल से होती है, मतलब शुरुआत ही गोल से होती है कि शुरुआत करेंगे तो पहला लक्ष्य क्या है, कोई भी काम करने का पहला लक्ष्य क्या है। और गोल का मतलब ये नहीं कि हम केवल कार और घर और उसके सपने देखें। गोल का मतलब मुझे एक ज्वाइनिंग करानी, ये भी मेरा एक गोल है। मुझे आज काम करना है, ये भी मेरा एक गोल है। मुझे आज शॉपिंग करनी है, मुझे पिकअप सेंटर पे जाके मुझे आज अपने घर का सामान खरीदना है, ये भी एक गोल है ना। तो छोटे छोटे गोल है, अगर आप हर काम को गोल में बदल देंगे तो गोल क्या करेगा, अंजाम तक पहुंचाएगा, हर काम को गोल तक। वरना खरीदारी करेंगे तो पिकअप सेंटर तक नहीं पहुंच पाएंगे, पिकअप सेंटर जाएंगे तो पूरे सामान नहीं खरीद पाएंगे, पूरे खरीदेंगे तो बिल नहीं बना पाएंगे, बिल बनाएंगे तो कहीं गलत आईडी पे कट जाएगा, गलत आईडी की जगह सही आईडी पे कर दिया तो घर वाले मना कर देंगे। मतलब वो क्योंकि गोललेस है, हर चीज में अगर गोल नहीं होगा तो हर चीज आपकी आधी अधूरी तुड़ी मुड़ी सी होगी और परिणामों तक नहीं पहुंच पाएगी। अगला हमारा सब्जेक्ट है अगर सही काम किया जाए। हम बहुत सारे काम जो करते हैं, बहुत वक्त, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज अगर आपके पास है, जो कहते हैं डायमंड से ज्यादा कीमती, जो कहते हैं हर चीजों से ज्यादा कीमती जो है वो चीज है समय। समय से बड़ी कोई कीमत ही नहीं है। इस पूरे ब्रह्मांड में आप एक जन्म हुआ है, इस पृथ्वी में, इस ब्रह्मांड में जहाँ लाखों करोड़ों ग्रह हैं, उनमें से पृथ्वी एक छोटा सा ग्रह है।
उस ग्रह पे आपका एक जन्म हुआ है और ये जन्म आपको एक बार मिला, दोबारा का पता नहीं है ना। आप पूरे ब्रह्मांड में दोबारा किस जन्म पे, किस धरती पे, कभी पता ही नहीं। अभी हमें तो प्राणी भी है कि नहीं है, और अगर केवल पृथ्वी पे है अभी ये पता है हमारे को, और उसमें भी हम लोग जो है एक जन्म जी रहे हैं। अब हजारों करोड़ों अरबों सालों के जीवन में एक जीवन जिया है, और वो जो समय हमारा जो निकलता जा रहा है जिसको आप दोबारा ला नहीं सकते, उस समय को अगर हम लोग गलत कामों में खर्च कर देंगे फिर तो जीवन को व्यर्थ कर दिया हमने। सही सिलेक्शन होना बहुत जरूरी। सही काम क्या क्या है। अगला हमारा टॉपिक था सीखते हैं तो स्थायी इनकम आती है। बिना सीखे कभी भी आपके बिजनेस में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। तो सीखते हैं तो हम उस काम को करना जान जाते हैं जिसको हम कर रहे हैं, और वो स्टेबिलिटी पैदा करता है। लर्निंग एक अपने आप में बड़ा प्रोसेस है। थोड़ी सी चर्चा आज हमारे पास आज के समय में शायद आज फिर आएगी हमारे पास। अच्छी आदतें तो हम लोग सब डालती हैं, हमारे भीतर सबके अंदर होती है आदतें। अब ये डिपेंड करता है कि आदत अच्छी है कि खराब है। अब कई बार अच्छी का क्राइटेरिया भी अपना अपना होता है, हर एक अपना एंगल है। कोई किसको अच्छा मानता है, कोई किसको अच्छा मानता है। हाँ, मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ अच्छी आदतों के साथ, अगर मैं यहाँ पे जो बात करना चाहता हूँ सिस्टम के पार्ट में, आज का टॉपिक में अगर हम कवर कर पाए तो आज मैं फिर शेयर करूंगा कि कौन कौन सी हैबिट्स आपके अंदर होनी चाहिए जो आपके बिजनेस को आपको वो स्टेबल करे। आगे हमारी थी कि गलतियां हम लोग करते हैं और होती है, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। गलतियां हम करते हैं और होती भी हमसे, और ये बिगाड़ भी सकती है और बना भी सकती है। अगर गलतियों से सीख लेंगे तो हमारी जिंदगी बन सकती है, और गलतियों को रिपीट करते रहेंगे तो हमारी जिंदगी खराब भी हो सकती है। अगला अध्याय जो था वो था कि स्पीड आपको कितनी मेंटेन करनी चाहिए। गति भी सही होना बहुत जरूरी है। दुनिया में चलते रहना जरूरी नहीं है, मतलब काम करते रहना जरूरी नहीं है। काम को गति के हिसाब से यानी समय के हिसाब से करना जरूरी है। वरना आप एक दिन, मैं आपको ये सच बता रहा हूँ, एक दिन आप लोग एक दिन इस बिजनेस में स्टार रूबी भी बन जाएंगे, तब भी आपको कोई पूछेगा तक नहीं। आप सेफायर बन जाएंगे तभी कोई पूछेगा नहीं। पता चला कि इस महीने बोले 750 सेफायर निकला तो आपका नंबर तक नहीं आएगा, मतलब पता ही नहीं चलेगा सर। तो क्योंकि गति जो है वो आपने वो भीड़ में शामिल हो गया, और गति आपके सभी चीजों में बहुत फर्क पैदा करती है। सही प्राथमिकता, समय की बचत और बड़े परिणाम। कौन सा काम पहले करना चाहिए, कौन सा बाद में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरा एक महीना होता है, महीने में 7 दिन, 4 हफ्ते होते हैं, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन में एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और हर 24 घंटे में कौन सा घंटा आपके लिए सबसे पहला है ये आपको पता है। तो कौन सा काम पहले करना चाहिए। काउंसलिंग अगर 1 तारीख को पहले करनी चाहिए, और अगर मैं 1 की जगह 5 तारीख, 10 तारीख या 30 तारीख को करूंगा तो उसके परिणाम नहीं मिलेंगे। यानी आप काम भी करेंगे, परिणाम भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने काम को समय पे नहीं किया। तो समय को बहुत ध्यान रखना, प्रायोरिटीज को तय करना जरूरी है। जिम्मेदारी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पार्ट है, और क्योंकि अगर हम बिजनेस करते हैं, बिजनेस हम अपने लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए तो कर नहीं रहे हैं। भाई मेरे तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, मैं तो जबरदस्ती मैं तो सर बस केवल जो मेरे अपलाइन है बेचारे, वो मैं देख रहा हूँ उनको बड़े परेशान है, तो बस वो उनको मैं डायमंड ले जाने के लिए लगा हुआ, बस बाकी मेरा तो कोई रोल ही नहीं। ऐसा तो है नहीं है, तो हम अपने लिए करते हो, अपने लिए नहीं। जब कर अपने लिए नहीं तो फिर जिम्मेदारी भी अपने को लेनी पड़ेगी, ब्लेम किसी और को नहीं कर सकते। पहले दिन काउंसलिंग करें। काउंसलिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा सब्जेक्ट है, जो कि हमारे बिजनेस में मतलब मंथली भी आता है, हमारे बिजनेस में वीकली भी आता है, हमारे बिजनेस में डेली बेसिस पर भी आता है। रोज के रोज हमें किस मुकाम तक, किस अंजाम तक हमारे बिजनेस को हमें पहुंचा देना चाहिए, और गलतियां हमें साथ साथ पता चलती रहती है। काम को सही तरीके से करना, और एक सही कला आनी चाहिए जिससे हम लोगों से सही काम कर पाए। और रूल्स, नियम होने चाहिए। जिंदगी में रूल अगर बना लिए जाए तो काम बहुत आसान हो जाता है। मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि हम नियमों का पालन नहीं करते। अगर रेड लाइट पे जहाँ ट्रैफिक होता है वहां पे अगर रेड लाइट प्रॉपर लगी हुई और लोग रूल्स का पालन करो तो आप 100 की स्पीड से भी गाड़ी निकाल सकते हो, और अगर ट्रैफिक जाम लगा हो तो 5 की स्पीड से भी गाड़ी पार नहीं होती है। इसी तरह से जिंदगी में बहुत सारे रूल्स हैं जिनको हमें बना लेना चाहिए,
पिछली बार में रूल्स के ऊपर थोड़ी सी अच्छी डिटेल में बातचीत की कि क्या काम हम नहीं करते। तकनीक का उपयोग करो तो स्मार्ट वर्क में बदल जाता है। ये हमारा टॉपिक जहां पे आज हमारी शुरुआत होने वाली है। और आइए चलते हैं, बातचीत करते हैं टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट पे। देखो, बातचीत करने में हम लोग टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, पहले नहीं करते थे। मतलब पहले हम लोग रूबरू बात किया करते थे। धीरे धीरे हमारे बीच में काला फोन आया, हम एक दूसरे शहरों के बीच में हमने टेलीफोन का उपयोग करना शुरू किया। फिर टेलीफोन ने थोड़ा स्मार्टफोन का रूप लिया, फिर वाईफाई आया, फिर वायरलेस फोन आ गए। फिर धीरे धीरे जो फोन है वो अब ऐसे आ गए कि अब तो आप बिल्कुल मोबाइल उठाते हो, वायरलेस पूरी दुनिया में कहीं भी बात कर लो। आप पूरे विश्व में एक सेकंड भी नहीं लगाता, मतलब आप बिल्कुल लाइव बातचीत करते हो। अब तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बातचीत हो जाती है। तो बातचीत तो अपने आप आ ही रही ना। यानी ये अब अगर मैं ये कहूँगा कि अब मैं तो कभी कोई बात करनी होगी तो मैं तो पुराना तरीका इस्तेमाल करूंगा, तो शायद मेरे ख्याल से नादानी हो जाएगी। क्योंकि टेक्नोलॉजी, और आजकल तो लोग 2 कमरों में भी आपस में एक दूसरे को फोन करके बात कर लेते हैं ताकि आपको उठ के जाना नहीं पड़े। और अब आने वाले वक्त में तो टेक्नोलॉजी कुछ इस तरह से आ रही है जहाँ पे आपको ये मोबाइल को भी शायद बड़े स्मार्ट तरीके से, यानी मोबाइल के बहुत सारे काम आपके बॉडी पार्ट के अंदर ही होने लगेंगे। यानी आप जो बोलना चाहते हैं आप बोलोगे, ऑटोमेटिक आपकी वॉइस कॉल ट्रांसफर हो जाएगी, आपका वीडियो ट्रांसफर हो जाएगा, आपको हाथ में फोन एकदम बार बार नहीं लेना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाएगी आपकी। आप कब कहाँ क्या मैसेज देना चाहते हो लगेगा। फोटोग्राफी के पुराने तरीके बदल के नए आ गए, नए आए तो इतने एडवांस हो गए कि अब हम लोग आजकल पूरा एकदम इंस्टेंट नैनो सेकंड्स में फोटो खींच लेते हैं। मुझे याद आती है आज के 18 साल पहले की बात, 17, 18, 15, 16 साल पहले की बात। हम कोई भी प्रोग्राम करते थे तो हमारे को लगता था कि प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग करने के लिए कुछ बहुत बड़ा सेटअप चाहिए। हम बहुत हाई क्वालिटी का कैमरा अरेंज करने की प्लान करते थे, बहुत सारी कौन सी कैसेट लगेगी, कैसे फोटोग्राफी होगी, फिर फोटो इकट्ठे करते, फिर उनको बोलते इतनी फोटो बनानी है। बड़ा टिपिकल टास्क होती थी। आजकल तो फोटो आप जितनी जैसी चाहो, बहुत हाई एडवांस क्वालिटी की फोटो आ गई, तो पुराना तरीका खत्म हो गया। पेमेंट का लेन देन सिस्टम पुराना खत्म हो गया, अब नए तरीके आ गए हैं। अगर आपको रेलवे का टिकट बुक कराना, ट्रेन का, फ्लाइट का, किसी का भी, तो आजकल सब कुछ ऑनलाइन एकदम इंस्टेंटली हो जाता है। चिट्ठी पत्री का जमाना, जो कबूतर लेके जाया करते थे, सब सारा खत्म हो गया। अब तो धीरे धीरे बिल्कुल अब वो जो भी अभी थोड़े बहुत तरीके बचते हैं, कोरियर अब केवल आपके प्रोडक्ट्स के पार्सल को भेजने के लिए काम करता है। अब लेटर्स वेटर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, न्यूज वगैरह। मतलब ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी में ये सब चीजों ने मतलब आपको ये एहसास करा दिया कि पुराने तरीके काम नहीं करेंगे। इन सब में एक ही बात है कि टेक्नोलॉजी ने इसको बदल दिया पूरी तरह से। अब यहाँ पे अगर ये अपने आप बदला, देखो आप अगर मजबूरी में इनको बदला आपने, इसका मतलब आपने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया, ये तो मजबूरी से ही आपके पास। अगर आप अपने जीवन में टेक्नोलॉजी का फायदा लेना चाहते हैं, आप चाहते हो कि उसका आपको फाइनेंशियल एडवांटेज मिले, आपके बिजनेस में स्टेबिलिटी आए, आपके बिजनेस में स्पीड आए, आपका बिजनेस मल्टीप्लाई करे, तो आज मैं इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा आपके बीच में करने वाला हूँ। और मुझे आपको बात समझाने की बहुत जरूरत है। अगर मैं ये कहता हूँ कि आपके बिजनेस को, जो आपकी गति है काम करने की, आने वाले 1 साल में या 2 साल में या 3 साल में 1000 गुना ज्यादा, यानी अगर मैं कहता हूँ 1 रॉयल्टी अचीव कर रहा है और मैं कहता कि मैं 2 साल में अपने नीचे 1000 रॉयल्टी अचीव पैदा कर दूंगा, तो वो बिना टेक्नोलॉजी के संभव नहीं है। मतलब आप काम कर सकते हो, लेकिन टेक्नोलॉजी के बिना तो वो पॉसिबल नहीं है। इतना बड़ा कम्युनिकेशन सिस्टम, अपडेशन और सब चीजें कर नहीं पाएंगे। तो टेक्नोलॉजी बहुत सारे काम करेगी, लेकिन मैं आज टेक्नोलॉजी के किसी टॉपिक पे नहीं जा रहा हूँ। आज टेक्नोलॉजी को समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि पहले आपका जो माइंड है, आपका जो दिमाग है, वो पहले उसमें टेक्नोलॉजी को लेके आपका माइंड पॉजिटिव हो गया, ये कितना जरूरी पार्ट है, किस तरह के लोग इसको अपना रहे, बात को आपको समझ में आना चाहिए। तो मैं एक समझाने के लिए सब्जेक्ट रखूंगा आपके बीच में। सब्जेक्ट मेरा ये है, ये एक मैप है, ये एक नक्शा है। ये नक्शा जो पहले प्रिंटेड मैप हुआ था, यानी पहले हम लोग प्रिंटेड मैप यूज करते थे। अगर कभी हमें किसी बाहर जाना है, कभी बड़े शहर जाना है, मुझे याद आती बात कि जब मैं राजस्थान भीलवाड़ा में रहता था और दिल्ली आते थे तो हम लोग दिल्ली का एक मैप लेते थे कि नया मैप खरीद लो, दिल्ली जा रहे हैं। इवन मेरे पास आज भी वो किताब है, पूरी एक बड़ी सी बुक है मेरे पास, जिसमें दिल्ली की गलियों की सारी जानकारी मुझे मिलती थी। तो मैं बड़ी सी किताब लेता था, या तो मैप या किताब लेते थे, ताकि कहीं आने जाने में कोई परेशानी ना हो।
अब मैं दिल्ली आ रहा हूँ तो मेरे पास दिल्ली का नक्शा होगा, अगर मुझे भोपाल जाना तो मेरे को नक्शा दिल्ली वाला तो काम करेगा नहीं। ऐसा नहीं कि मैं दिल्ली के नक्शे को पलट के भोपाल देख लूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो वो उस टाइम पे प्रिंटेड मैप यूज किया करते थे। आजकल हम क्या करते हैं, आजकल हम गूगल मैप यूज करते हैं। अब गूगल मैप और प्रिंटेड मैप में क्या फर्क है, मतलब प्रिंटेड मैप यानी पुरानी तकनीक, गूगल मैप यानी एडवांस टेक्नोलॉजी। आइए थोड़ा इस सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक विषय पे बात करूंगा, आपको पूरी बात समझ में आने लगेगी, तो टेक्नोलॉजी आपको समझ में आने लगेगी। सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल अगर आपके बिजनेस में ग्रोथ को 1000 गुना या उससे कई गुना ज्यादा लाने का है, तो आप अभी जो हार्डशिप कर रहे हो वो आपको बहुत बड़ा नहीं करेगी। आप सोचो मैं तो पूरी तरह से लगा हूं, किसने कहा आपको लगने के लिए, है ना? जबरदस्ती, और मैंने तो जान लगा रखी। अरे जरूरत ही नहीं है ना, क्यों लगा रखी है? अरे तुमने तो अपनी लगा रखी है, पूरे परिवार को तुमने फांसी पे लटका रखा है, उसकी जरूरत नहीं है। जरूरत किस चीज की वो तो करो, तुम्हारी जान की हम क्या कर लेंगे तुम्हारी जान का, है ना? तो आइए देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी का फर्क आपके बिजनेस में कितना फर्क पड़ता है। इस गूगल मैप से, मतलब गूगल मतलब मैप वाले पॉलिसी को समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं प्रिंटेड मैप यूज करूंगा तो मुझे उसका कुछ ना कुछ कॉस्ट पे करना पड़ेगा। भाई फ्री में तो मुझे कोई मैप देगा नहीं। मुझे मैप खरीदना पड़ेगा, और जो भी उसकी कॉस्ट है, मे बी वो 20 रुपए का भी आता होता है, वो तो हो सकता है 50 रुपए का भी हो सकता है, 500 रुपए का भी हो सकता है, वो अलग अलग कीमत का हो सकता है। मैं अगर प्रिंटेड मैप खरीदूंगा आजकल, क्योंकि प्रिंटेड में मेरे ख्याल से आजकल नहीं आते हैं, अब लगभग खत्म हो गए हैं, क्योंकि अब कोई खरीदता नहीं है। और अगर मिलता है तो आज भी कॉस्ट, तो पैसा तो देना ही पड़ता, फ्री में तो कोई नहीं देगा आपको। लेकिन गूगल मैप एकदम एब्सोल्युटली फ्री है। अगर आप पैसा देना भी चाहो तो आपको पैसा देने का कोई गुंजाइश ही नहीं, मतलब कहीं कोई कॉस्ट, कोई सवाल ही नहीं। आप पैसा कहेंगे आप देना चाहो, सर कोई दे नहीं सकता। अब देखिए यहाँ पे अगर हमारे को पैसा पे करना पड़ रहा है, यहाँ पे हमारे पास एक फ्री में ऑप्शन है। अब मैं अगर गूगल मैप मेरे पास है, मैं अगर इलाहाबाद शहर जा रहा हूँ तो मैं वहां पे इलाहाबाद का नक्शा तो देख सकता हूँ, क्योंकि मैंने इलाहाबाद का मैप खरीद लिया है, या इलाहाबाद का मैप मैंने अरेंज किया है। लेकिन मैं इलाहाबाद के मैप से अगर मैं दिल्ली ढूंढना चाहूँ, मैं लखनऊ ढूंढना चाहूँ, मैं गोरखपुर, वाराणसी के, यार इलाहाबाद के बिल्कुल नजदीक है, तो थोड़ा नक्शे को खींच लूं, थोड़ा सा लंबा कर दूं, चौड़ा कर दूं, थोड़ा सा घुमा दूं, थोड़ा उल्टा कर दूं, तो क्या इलाहाबाद के नीचे का हिस्सा दिख जाएगा? नहीं दिखेगा। लेकिन गूगल मैप में आप अमेरिका, लंदन, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, समंदर, है ना, आइसलैंड, जहाँ पूरा बर्फीला पूरा देश है ना, आप वो सब कुछ वहां तक की हर जानकारी आप देख सकते हैं। मतलब एकदम फ्री में है, उसके बाद भी आप पूरी जानकारी आप देख सकते हैं, और जहां की चाहो सेकंड्स के अंदर। अब यहाँ पे जो गूगल मैप है, यानी कि जो आप मैप है, यानी जो टेक्नोलॉजी है, वो आपके लिए क्या काम करिए, आपको हमेशा लेटेस्ट मैप मिलेगा, हमेशा अपडेटेड मिलेगा। अब मेरे पास एक मैप है, प्रिंटेड है, मैंने खरीद रखा है। अब वो अगर अपडेट हो गया तो चेंज हो गया, तो मेरे पास तो कोई गलियां बदल गई, घर बदल गए, नक्शा बदल गया, कुछ और चीज चेंज हो गई, तो मेरे पास पुराना मैप है, तो मुझे पुराने से काम चलाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको गूगल मैप है तो आपको बदलना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक बदल जाता है, वो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेटेस्ट आपको मिलता है। इस रास्ते में अभी ट्रैफिक सबसे ज्यादा है। अब मैं प्रिंटेड मैप लेके घूमूंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा ट्रैफिक कहाँ ज्यादा है ना? मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली के बहुत सारे रास्तों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। उसके बावजूद हम घर से निकलते हैं तो गूगल मैप ऑन कर लेते हैं, और गूगल मैप से ही हम एक से दूसरी जगह जाते हैं, क्योंकि अभी इस समय कहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा चल रहा है ये नॉर्मल तरीके से पता नहीं चलता, लेकिन गूगल आपको उस समय बता देता है कि इस समय, एग्जैक्टली इस समय पे कहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा है, और आप कौन सा रास्ता आपके लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा। और बल्कि ट्रैफिक की पूरी वो सिचुएशन भी बता देता है कि यहाँ पे ये रेड मार्क आ रहा है, यहाँ ट्रैफिक बहुत ज्यादा जाम लगा हुआ है, गाड़ियों की स्पीड बहुत धीमे चल रही है, और यहाँ पे इतना ज्यादा टाइम ले रहा है, और यहाँ पे येलो मार्क आ रहा है, यानी कि थोड़ा ट्रैफिक तो है लेकिन उतना ज्यादा नहीं है, और ये बाकी रूटीन है जहाँ पे आपको बहुत स्पीड से गाड़ी आपकी निकल जाएगी। तो आपको ट्रैफिक कहाँ पे कितना ज्यादा है ये अभी आपको पता चल जाता है। तो कभी कभी लंबा रास्ता ले लेते हैं, लेकिन आपको ट्रैफिक में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको उस रास्ते की बजाय अगर कोई दूसरा रास्ता चुनना है, क्योंकि अब आपको जरूरी नहीं कि उसी रास्ते से जाओ, आपको पता है कि मेरे को कहाँ जाना है, तो आप अल्टरनेट रास्ता, तो अल्टरनेट रास्ते क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 3, आप जितने चाहो आप घूम के जाओ। थोड़ा सा लंबा भी पड़ रहा है लेकिन आपको जल्दी पहुंचा देगा, तो वो रास्ते भी आपको बता देगा। प्रिंटेड मैप ऐसा नहीं कर सकता।
यहाँ पे मेरा मैप बताने का मकसद नहीं है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी का डिफरेंस बताना मेरा मकसद है। अभी आपको मेरी बात आगे पूरी समझ में आएगी कि टेक्नोलॉजी से हम क्यों वंचित है, आखिर हम ऐसी गलती क्यों कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी हर काम में, जहाँ पे बात केवल मैप की नहीं है, हर काम में आपकी गति को उतना ही तेज कर देगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी है वो। सबसे छोटा रास्ता कौन सा है ये भी आपको गूगल मैप बता देगा ऑनलाइन पे। अब वो कई बार गलियों से निकाल के ले जाएगा, वो पैदल वाला रास्ता बता देगा आपको, साइकिल वाला रास्ता बता देगा कि पैदल जाओगे, बाइक से जाओगे, कार से जाओगे, आप किस तरह से जाना चाहते हो। तो इस टाइम पे कौन सा रास्ता आपके लिए सबसे बेस्ट है और सबसे स्मार्टेस्ट वे, कौन सा गाड़ी आप कहाँ पार्क करके वहां से कितना थोड़ा सा पैदल चल के भी जा सकते हो, आपको इतना लंबा घूमना नहीं पड़ेगा। आपको पहुंचने में कौन से साधन से कितना वक्त लगेगा, देखिए टाइम की बड़ी वैल्यू होती है। अब मुझे पता नहीं है, तो मैं अगर 1 घंटे की जगह मैं 2 घंटे पहले इसलिए जा रहा हूँ यार पता नहीं कितना ट्रैफिक होगा, तो मैं बहुत पहले निकल के मेरा टाइम खराब होगा। अब मुझे पता है मुझे कितना वक्त लगेगा, तो मैं उसी हिसाब से प्लान करके चलता हूँ। मुझे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पहले एडवांस मुझे आप पे किसी को चलने की जरूरत नहीं पड़ती है, पता चल जाता है। दूसरा, आप जिसके पास जा रहे हैं उसको आप बता सकते हो कि मैं इतने बजे पहुंचूंगा। तो टाइम की वैल्यू आपके लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट है, अगले वाले के लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट है। तो आपका मैनेजमेंट आपका सही हो जाता है, क्योंकि गूगल मैप ऐसा काम कर रहा है। अगर अभी रास्ते में कोई रुकावट आ गई, बाढ़ आ गई, पेड़ गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, ट्रैफिक जाम लग गया, या कोई ऐसी बात हो गई, कोई जमीन धंस गई, कुछ भी हो गया सर, तो आपको इंस्टेंटली पता चल जाता है, ताकि आप अपना अल्टरनेट कोई भी चीज को चुनाव कर सकते हैं। अब आपका रास्ता जहां पे आप जाना चाहते हो, तो आप यहाँ से मान लिया मैं कहता हूँ दिल्ली में हूँ, या आप लगा इलाहाबाद में या वाराणसी में या पटना में कहीं भी है, अब आपको एयरपोर्ट जाना है। आपको जाते हुए आप जब आपने कार चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, आप जैसे भी जा रहे हो, आपने नेविगेशन ऑन कर दिया, तो आपकी भाषा में वो आपको बोल के बता रहा है कि अब आप यहाँ से दाएं लीजिए। आपकी जो भी भाषा, आपने कहा मैं बंगला में जानना चाहता हूँ, मैं मराठी में, केरला, तमिल, तेलुगु में, हिंदी में, जिसमें भी जाओ, वो उसमें बता देता है कि आपको यहाँ से दाएं लेना है, यहाँ से बाएं लेना है, ये गोल चक्कर आ गया, गोल चक्कर के तीसरे कट में कट करना है ना। वो आपको सारा सब बोल के बता रहा, ताकि आप अपने गाड़ी चला रहे हो और आप अपने हिसाब से सही चल रहे हो। गलती के चांसेस यहाँ पे आपके खत्म हो जाते हैं। अगर कोई आपके पास आ रहा है, यानी कोई किसी को आपने बुलाया आपके पास में, अब वो कितनी दूरी पे है आपको पता चल जाता है। यानी वो आप मैप में देख सकते हो कि जो व्यक्ति आपके पास आने वाला है, वो प्रोस्पेक्ट, आपका डिस्ट्रीब्यूटर, आपके डाउनलाइन, उसको आने में आपके पास कितना वक्त लगेगा और वो कितना दूर है, यानी वो कहाँ चल रहा है, आप लाइवली देख सकते हो। या आपका ऑफिस है, आपका स्टाफ काम करता है, आप स्टाफ को मॉनिटर कर सकते हो कि स्टाफ आपका कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, क्या कर रहा है। आपकी कंपनी और आपकी कंपनी में कारें चलती है, 10 गाड़ियां चलती हैं, तो आप देख सकते हो कौन सी गाड़ी कहाँ चल रही है। आप लाइव पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में देख सकते हो। गाड़ियां चलती, ट्रकें चलती, बसें चलती, कुछ भी चलता है, आप लाइवली देख सकते हो कौन सी गाड़ी कहाँ पे चल रही है। आपकी 100 गाड़ियां चलती है, आप देख सकते हो कौन सी गाड़ी भी कहाँ पे खड़ी है। आपसे कोई भी मिसलीड नहीं कर सकता। अब कितनी देर में कोई आपके पास पहुंच जाएगा, यानी जो व्यक्ति आपके पास आने वाला कितनी देर में पहुंच जाएगा। अब ये प्रिंटेड मैप तो नहीं कर सकता, प्रिंटेड मैप में तो इनमें से कोई भी काम नहीं हो सकता है। आपको किसी को अगर अपना एड्रेस भेजना है, तो पहले ये है कि मैं एड्रेस भेजूं तो मेरे को मकान नंबर, घर नंबर मालूम नहीं है, अगर बंदा आएगा तो ढूंढेगा, बड़ी मुश्किल हो जाएगी, है ना। वो कहते हैं 119/124, ये खसरा नंबर, प्लॉट नंबर, दुकान नंबर, कई बार बड़ा मिसलीड होते हैं, समझ नहीं पाते आदमी कौन सी गली में किधर भटकता रहेगा, ढूंढता रहेगा। लोकेशन भेज दी आपने, जैसे वो उस लोकेशन पे क्लिक करेगा, उसको वो रास्ता बना देगा कि भैया अगर आपको इस जगह इस लोकेशन पे पहुंचना है, तो आपको इस रास्ते से जाना चाहिए। तो आपके लिए और उसके लिए, दोनों के लिए इजी हो जाएगा। 2 या 2 से ज्यादा लोग अगर एक साथ चल रहे हैं, 2, 3, 4 लोग अगर एक साथ चल रहे हैं, एक आगे की गाड़ी में चल रहा है, एक पीछे की गाड़ी में चल रहा है, तो कौन सा व्यक्ति आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, कोई भूलेगा नहीं, कोई छूटेगा नहीं। यार पीछे पता नहीं कितना पीछे रह गया, आपको पता चल रहा है कि आप देख पा रहे हो कि कोई पीछे वाला कितना पीछे चल रहा है, या आगे चला गया या पीछे रह गया। अगर कहीं घूमने जा रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हो, आप, मैं अगर पटना जाना चाहता हूँ, मैं पटना आता हूँ, तो मुझे पता नहीं कि पटना में क्या क्या चीजें देखने लायक है, तो मैं वहां पे सर्च कर सकता हूँ बहुत आसानी से, और कौन सी चीज कब कितनी बजे देखने लायक है, कहाँ क्या है, अभी लाइव क्या चल रहा है, क्या है, सब चीजों की जानकारी मुझे मिल जाती है। अगर मुझे कोई चीज ढूंढनी है, मुझे पेट्रोल में, गाड़ी में पेट्रोल भरवाना है, तो मेरे को सबसे नजदीक पेट्रोल पंप कौन सा पड़ रहा है मेरे यहाँ पर। मैं कहीं बाहर हूँ, मैं दिल्ली का रहने वाला, पटना में गया, कार है मेरे पास, अब पटना में सबसे नजदीक मेरे कौन सा पेट्रोल पंप पड़ रहा है, तो मैं देख सकता हूँ। मेरे आगे नजदीक पड़ रहा है, पीछे नजदीक पड़ रहा है, राइट साइड में, ये लेफ्ट साइड में, मुझे रेस्टोरेंट चाहिए प्योर वेजिटेरियन, मैं ढूंढ सकता हूँ। मुझे पिकअप सेंटर चाहिए, मैं ढूंढ सकता हूँ, है ना।
मुझे कोई और किसी से मिलने जाना है या मुझे कोई और चीज किसी के लिए खरीदारी करके जाना है तो मैं ढूंढ सकता हूँ। तो मैं नजदीक में वो दुकान खुल रही है, बंद है, मैं पता कर सकता हूँ। भाई पेट्रोल पंप रात को 8 बजे बंद हो जाता है, 10 बजे बंद होता है, मुझे पता है। पिकअप सेंटर कितने बजे बंद होता है, मिठाई की दुकान है कितने बजे बंद हो जाती है, तोहफे की दुकान है कितने बजे बंद हो जाती है, मुझे पता चल जाता है उस मैप में, जो कि प्रिंटेड मैप ये सब चीजें नहीं कर सकता। जहां आप चाहते हो वहां कोई भी नौकरी, यानी अब मान लिया मैं शिफ्ट होना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं बॉम्बे जाना चाहता हूँ और मुझे बॉम्बे में एक जॉब करनी है, मेरा काम है, मेरी पत्नी की जॉब बॉम्बे में है या मेरा बेटा बॉम्बे रहता है या व्हाटएवर कारण है, मैं भी बॉम्बे जाना चाहता हूँ, मुझे कोई जॉब सर्च करनी है। अब मेरा घर, अगर मान लिया मैंने देखा मेरा घर जो है अंधेरी ईस्ट में है, तो अब मैं चाहता हूँ कि भी यार मुझे अंधेरी ईस्ट में या अंधेरी वेस्ट में मुझे कोई घर ढूंढना है, तो मेरे को उस घर के आसपास के एरिया में जॉब कहाँ मिल रही है, ये गूगल मैप बता देता है। कौन कौन सी कंपनी में किस किस तरह की वैकेंसीज है, ये गूगल मैप बता देता है। इस मैप में आप अपने बिजनेस के सारे डाटा को अपडेट कर सकते हैं। यानी आपका बिजनेस, आपका फैक्ट्रीज, आपकी इंडस्ट्रीज, आपके सेटअप, आपके कारोबार, आपका दफ्तर, आपके उस सब चीजों को आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। कौन सा कितनी बजे खोलते हैं, कितनी बजे बंद करते हैं, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच की दूरी कितनी है, कौन सी ब्रांच में कितने लोग काम करते हैं, क्या क्या काम होते हैं, क्या एक्टिविटीज होती है, क्या एक्सपेंसेस ला रहे हो, किस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है, किस तरह की आप लोगों को फीडबैक देना चाहते हो, किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, आप सब कुछ आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। आपका बिजनेस कहाँ कहाँ पर आप दिखा सकते हैं, नहीं अगर आपका पूरा बिजनेस मॉडल तो आप आराम से दिखा सकते हैं। और इस मैप के बेसिस पे आप अपना बिजनेस मॉडल बना सकते हैं। आप अपना नया एक बिजनेस मॉडल बना। अगर मैं कहता हूँ ओला और उबर ये एप्लीकेशन है, अगर मैप नहीं होता तो ओला उबर जैसी एप्लीकेशन नहीं होती जो आज हजारों करोड़ का कारोबार करती है। लेकिन मैप एक बेस है, प्रिंटेड मैप तो ऐसा नहीं कर सकता ना। जोमेटो आज 1 लाख करोड़ की कंपनी बन गई, मतलब 90,000 करोड़ की कंपनी बन गई, 1 लाख करोड़ के ब्रैकेट में 1 लाख करोड़ की कंपनी बन गई। अगर वो मैप नहीं हो तो जोमेटो कैसे काम करेगी? क्योंकि किसी रेस्टोरेंट से ऑर्डर लेना है, किसी राइडर को वो प्रोडक्ट पहुंचा, मतलब किसी राइडर के द्वारा प्रोडक्ट किसी के घर पे पहुंचाना है, तो यानी कि रेस्टोरेंट कहाँ पे है, उसको प्रोडक्ट देने वाला कहाँ पे, खाने वाला कहाँ पे, ये मैप पता नहीं होगा तो कैसे चलेगा? कौन किसके नजदीक है कैसे पता चलेगा? ये टेक्नोलॉजी काम कर रही है। तो ये टेक्नोलॉजी जो है ये दूसरों को, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर देती है और इससे काम चलता है। लाखों करोड़ों लोग काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया आज टेक्नोलॉजी पे बहुत तेज गति से अपने आप को कन्वर्ट कर रही है। यहाँ पे आपको ये बात बताने का मेरा मकसद ये नहीं कि मैं गूगल मैप आपको समझाना चाहता हूँ। मेरा मकसद ये है कि टेक्नोलॉजी की गति इतनी तेज है और केवल बात यहाँ पे इसी पे नहीं है। अगर गूगल मैप की बात करता हूँ, इस वजह से देखो करोड़ों टन पेपर की बचत हो रही है, क्योंकि अब आपको प्रिंटेड में पेपर की जरूरत नहीं पड़ रही। किताबें, बुक वगैरह प्रिंट नहीं करनी पड़ी, नक्शे प्रिंट नहीं करने पड़ रहे। इससे समय की भी बचत हो रही है और पैसे की भी बचत हो रही है। आपका टाइम बहुत सेव हो रहा है, आपका सभी का टाइम सेव हो रहा है और बहुत पैसा, मतलब बहुत सारा पैसे की बचत होती है, क्योंकि आपका बहुत सारा जो पेट्रोल, आपका बहुत सारी चीजों की जानकारी के लिए, बहुत सारे बिजनेस के लिए जो आपका करोड़ों रुपए, लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, वो भी बचत हो रही है। यानी कि दोनों की सेविंग हो रही है। टेक्नोलॉजी ने क्या किया? टेक्नोलॉजी ने सेविंग भी की, स्पीड भी दी और बिजनेस को मल्टीप्लाई भी कर दिया। देखो यहाँ पे समझने की जरूरत है। सेविंग कर दी, आपको कॉस्ट, लो कॉस्ट में काम करा दिया, आपको बहुत सारी सेविंग करा दी, आपके जो खर्चे उसको बचत कर दी, साथ में आपको स्पीड दे दी और बिजनेस को मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप इसको ऐसे सोचिए, अगर आप चाहते हो कि अभी एक रॉयल्टी लाने में आपको जितना वक्त लगता है, अगर 1000 रॉयल्टी उतने ही वक्त में लाई जा सकती है। अब देखिए मैं थोड़ा सा बात को ध्यान से समझाना चाहता हूं। तो वो क्या करना पड़ेगा? पहली बात। दूसरी बात है, आपको पता चले कि यार जो 1000 एक रॉयल्टी लाने में जितना मेरा पैसा खर्च होता है, वो खर्चा भी कम हो जाएगा, समय पे काम हो जाएगा, रॉयल्टी भी बहुत सारी हो जाएगी और स्टेबल भी हो जाएगी और डुप्लीकेट भी। यानी आपकी चीजों को बहुत मल्टीपल कर सकती है टेक्नोलॉजी, जिससे हम लोग भागते हैं, जिससे हम कतराते हैं, जिससे हम दूर हैं, जिसको हम अपनाना नहीं चाहते, मतलब जिसकी स्पीड इतनी ज्यादा है। टेक्नोलॉजी जब वाईफाई की दुनिया आई, मतलब वायरलेस दुनिया आई, जब हमारे पास मोबाइल आया 2G वाला, 2G के पहले 1G आया। 1G में आप और हमारे लिए मोबाइल नहीं आया। मोबाइल आया था 1995 में, जब 2G का मोबाइल, हालांकि 1990 में आ गया था, लेकिन हमारे पास आम आदमी के हाथों में 1995 में आया। तो ये जब 2G का मोबाइल आया था, तो हमारे पास एक मोबाइल फोन होता था, उसमें अगर फोटो खींचने के छोटे छोटे कई छोटे छोटे विजुअल कैमरे होते थे, VGA कैमरा,
तो हल्की छोटी सी स्क्रीन पे कुछ फोटो खींची जा सकती थी और फोटो एक दूसरे को भेजी जा सकती थी, है ना। लेकिन बहुत हल्की क्वालिटी की फोटो बड़ी मुश्किल से भेजी जा सकती थी। 3G आया, दुनिया बदल गई। अब हमारे पास टच स्क्रीन के फोन आने लगे, दुनिया बदल गई, गति तेज हो गई। 4G आया तो अब यहाँ पे स्पीड क्योंकि तेज हो गई तो क्वालिटी भी बहुत इंप्रूव हो गई, स्पीड ने बहुत गजब का इजाफा किया। और 4G की इस दुनिया ने जोमेटो को 1 लाख करोड़ की कंपनी बना दी। आज स्विगी को इतना बड़ा कर दिया। आज बाकी सारी टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी, मतलब लाखों कंपनियां हजारों करोड़ की बन गई इस 4G टेक्नोलॉजी में। अब आप सोचिए कि 2G से 3G में बदला हुआ, 3G से 4G में बदला हुआ, और 4G से अगर 5G आ रहा है, आने जा रहा है। अगर वक्त रहते हमने अगर इसको नहीं अपनाया, बहुत पीछे रह जाएंगे, मतलब बहुत ज्यादा पीछे हम हो जाएंगे। 2G आया था 1990 में, और जब 2G आया तो पहले गवर्नमेंट जो वॉकी टॉकी और वाईफाई वगैरह जो सरकारी संस्थाएं उनमें यूज होने लगा। छोटी सी बहुत धीमी गति से वो चलता था, 64 kbps की उसकी मैक्सिमम गति हुआ करती थी। जब 3G आया 2003 में तो इसकी स्पीड 2 Mbps हो गई, यानी कि बहुत अच्छी खासी एक स्पीड यहाँ पे इसको मिलने लगी जब टच स्क्रीन के फोन हमने यूज करना शुरू किया। 4G आया तो हमारे को स्पीड मिल गई 100 Mbps की, और आज हम इस 4G की दुनिया में अभी हम मीटिंग कर रहे हैं। अभी जो हमारी मीटिंग चल रही है, ये जूम पे हम मीटिंग इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे 4G नेटवर्क पे काम कर रहे हैं। अगर आप अभी इस टाइम पे 4G की जगह 3G पे चले जाओगे तो हम लोग जूम पे मीटिंग नहीं कर पाएंगे, और या कोई व्यक्ति मीटिंग में आ नहीं पाएगा, मतलब मीटिंग में अटेंड ही नहीं कर पाएगा। तो 4G ने हमारे को ये इस तरह से लाइव मीटिंग करने का एक ऑप्शन दे दिया। अब हम 5G में जा रहे हैं जहाँ पे 1 GB की स्पीड हमारे को मिलने वाली है, और ये सब 2021-22 में होने वाला है। गति बहुत तेज है। कितना डिफरेंस है 2G से लेके 5G के बीच में? 15,625 गुना, 15,000 गुना। यानी अगर मैं कहूं कि मुझे दिल्ली से पटना जाने में अगर मुझे मान लीजिए अगर 16 घंटे लगते हैं, और अगर वो मैं जा रहा हूँ 2G की स्पीड से, अगर मैं 5G की स्पीड से जाऊंगा तो मैं 15,000 बार पटना जा सकता हूँ। मतलब उतनी ज्यादा स्पीड मेरे को यहाँ पे मिल रही। स्पीड का एकदम अंबार आपके सामने आने वाला है। हम अभी 2G की स्पीड पे भी नहीं आ रहे। बात ये है, हम गति को नहीं अपना रहे, हम टेक्नोलॉजी को नहीं अपना रहे, हम टेक्नोलॉजी से बहुत दूर है। ऐसा लगता है जैसे ये तो कुछ अलग लोगों का काम है, ये अमीर लोग, अरे अमीर लोगों का काम नहीं, आम आदमी को अमीर बनाने का काम है। अगर हम स्पीड पे नहीं आएंगे तो स्पीड से हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। लोग नहीं अपने, क्यों नहीं अपनाते? क्योंकि हम लोग इसको, इसकी प्रायोरिटी, इसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं समझ पा रहे। हमें ये इग्नोरेंस फील्ड लगता है। हमें लगता है यार क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क। आपका हर एक दिन आप इतना नुकसान कर रहे हो शायद जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है। हर एक दिन अगर आप लूज कर रहे हो आपको इसका अंदाजा भी नहीं है। आज हम लोग ये जो बार बार जो मीटिंग करें, जिसमें रजिस्टर्ड मीटिंग करने के ऊपर मैं जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग कम से कम इतना शुरुआत में सीखे। मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं बिना रजिस्टर करके भी आपको मैं ट्रेनिंग और मीटिंग कर सकता हूँ। मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं जब मीटिंग कर ही रहा हूँ, मेरा समय, मेरा टाइम, मेरी एनर्जी तो उतनी खर्च होगी। लेकिन लोगों को हम कम से कम थोड़ी सी भी हम टेक्नोलॉजी सिखाएंगे कब? आज अक्सर आप सब लोगों में से लोग कहते हैं लोग सर रजिस्टर्ड नहीं कर पा रहे हैं, लोगों के पास मेल आईडी नहीं है, लोग अभी जानते नहीं है, लोग अटेंड नहीं कर पा रहे। तो ये सिखाओ, ये जरूरी है, ये प्रोसेस है, ये भी पार्ट है, ये भी ट्रेनिंग का एक पार्ट है। और अगर वो नहीं सीख रहा है तो यहाँ पे जो मैंने 15 सब्जेक्ट में अगर एक एक करके चीज देखेंगे तो आपको लगेगा उस तरह के लोगों से आप बहुत ज्यादा आगे नहीं जा पाओगे। आप उन लोगों के बिना, अगर आपको लगता है कि वो एमरल्ड, डायमंड और एमरल्ड, स्टार, एमरल्ड और रूबी आप चले जाओगे, ये गलतफहमी तुरंत निकाल दीजिए। आगे का जो मुकाबला है वो बहुत टफ है, क्योंकि देखो आप 2G की स्पीड से चल रहे हो या 3G की स्पीड से चल रहे हो, अगर आपका कंप्यूटर अगर 5G की स्पीड से चल रहा तो आप कहाँ टिक पाओगे? तो टफ है, बहुत टफ है। आपको अपने आप को अपग्रेड करना ही पड़ेगा। मतलब आज अगर कोई, मैं एक मीटिंग कर रहा हूँ, अगर आप 1000 लोग मेरे सामने बैठे हैं, मेरे को उतनी ही बात करनी है, मुझे उतना ही समझाना है, मेरे को वही चीजें कन्वे करनी है, मुझे अपने ट्रेनिंग और प्रेजेंटेशंस की तैयारी में उतना ही वक्त देना होता है। मेरा पूरा टीम, स्टाफ, मैनेजमेंट उतना ही काम करेगा। आप 1000 की जगह 10,000 को बैठा दो, मेरा टाइम और मेरी एनर्जी उतनी है, लेकिन तरीका स्मार्ट हो गया, मैं 10,000 गुना बड़ा हो गया, मतलब 10 टाइम्स मेरी ग्रोथ होगी। आप 1,00,000 लोगों को बैठा दो तो आपकी स्पीड बहुत तेज होगी, बहुत ज्यादा तेज। आज 1,00,000 लोग खरीदारी करते हैं SSP ग्रुप,
1 लाख लोग परचेजिंग खरीदारी कर रहा है ना, वो क्यों कर रहा है? देखो नहीं कर रहा उसको छोड़ दो, जो खरीदारी नहीं कर रहा छोड़ दो। खरीदारी किस लिए कर रहा हो? कुछ पैसा कमाने के लिए, कुछ सेविंग करने के लिए, कुछ बचत करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए। फिर वो मीटिंग या ट्रेनिंग में क्यों नहीं आता? क्योंकि हमने खरीदारी को तो समझा कि बड़ा काम कर रहा है, ये बड़ा वॉल्यूम है, ये खरीदारी करेगा तो वॉल्यूम होगा तो आपकी रॉयल्टी आएगी। हम उसको अगर बड़ा करने का मौका ही नहीं दे रहे हैं, हमने प्रायोरिटीज नहीं दी, अगर हमने टेक्नोलॉजी पे लाने के लिए प्रयास नहीं किया, तो टेक्नोलॉजी वाले लोग कहीं और जा रहे हैं और बिना टेक्नोलॉजी वाले लोग आपके पास। आपकी जानकारी के लिए एक अपडेट कराऊंगा, 60 करोड़ 60 करोड़ लोग अभी हिंदुस्तान में इस समय पे सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और पिंटरेस्ट और बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब, बहुत सारे प्लेटफॉर्म। 60 करोड़ एक्टिव रहता है, लाइव रहता है और एक्टिव रहता है। मतलब वो एक्टिव रहता है, मतलब इतना इंस्टेंट एक्टिव रहता है, मतलब है तो बहुत सारे लोगों के पास, लेकिन एक्टिव रहता है, यानी कि बिल्कुल डेली बेसिस पे एक्टिव रहता है। तो वो जो रोज जो एक्टिव रहता है, हम उनको क्यों नहीं ला रहे हैं? हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि उस व्यक्ति को बिजनेस में लाते हैं जिसको मतलब अंग्रेजी नहीं आती समझ में आई बात, हिंदी नहीं आती समझ में आई बात, पढ़ा लिखा नहीं है समझ में बात, कैखे नहीं जानता। अरे आप क्या ले देंगे घूम फिर के? हमारे को क्या ऐसे ही व्यक्ति मिले जिसको कुछ आता ही नहीं है और हम कहते हैं हम सब कुछ इसी को सिखाएंगे? तो ये फैसला आपको करना पड़ेगा कि हमारे को दुनिया में अगर मुकाबला करना तो किस गति पे हमें लोगों को ले जाना पड़ेगा, किस दिशा में हमें लोगों को ले जाना पड़ेगा। जिस तरह से गूगल मैप का डिफरेंस बताया, एग्जैक्टली सारे कामों में उतना डिफरेंस है। मोबाइल को ठीक से यूज कर लो, वो भी आपको उतना ही गुना फर्क पैदा कर देगा। ठीक से मोबाइल के अंदर डाटा स्टोर करना, कॉन्टेक्ट नंबर स्टोर करना, ठीक से स्पीड डायल सिस्टम बनाना, ठीक से आपको एसएमएस भेजना, ठीक से कॉलिंग करना, ठीक से कॉल लॉग मैनेज करना, है ना, वो भी आपको उतना ही गुना फर्क पैदा करते हैं। आपको लग रहा है मोबाइल में क्या, मोबाइल तो मैं यूज करता हूँ, सिंपल काम है, लेकिन आप उससे दूर है, अभी आपको नहीं पता। आप ईमेल है, प्रॉपर मेलिंग सिस्टम पे काम नहीं करते हो, आपके मोबाइल में मेल आ रही फ्री में, आप सब कुछ है, और आप बहुत सारी चीजें, मतलब ऐसी एक एक करके बहुत सारी चीजें। आप व्हाट्सएप ठीक से यूज नहीं करना जानते, पहली बात ठीक से यूज करना नहीं जानते, और अगर करना जानते तो जैसे ही कुछ सीखते हैं, सबसे पहले हम लोग अपनी पूरी गॉसिप और गप्पाजी लप्पाजी लगाने में पूरा टाइम खर्च करते। मतलब जैसे सीखा तो वही भजन मंडली वहां शुरू हो जाएगी, वही सीखा तो शुभ रात्रि और शुभ मुहूर्त और शुभ रात्रि और वो सब चीजें शुरू हो जाएगी। तो आपका बिजनेस एंगल होना चाहिए, बिजनेस एटीट्यूड होना चाहिए। पूरी दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, स्पीड पे आपको आना पड़ेगा। आज लोग बिजनेस में प्लान दिखाते हैं और पहले दिन प्लान दिखाते हैं 10 लाख लोगों को एक साथ। आप कितना तैयार है इस तरह के प्लान? एक आदमी 10 लाख लोगों को प्लान दिखा रहा है, आप 2 को नहीं दिखा पा रहे हो। कितना दूर हम लोग, टेक्नोलॉजी पे आना ही पड़ेगा। ये चिंता का विषय भी है और आपको जागरूक करने का विषय भी है। नेक्स्ट ये मैंने इसलिए आपको थोड़ा सा जोर देके बात की है कि ये आपके बिजनेस का जो स्पीड है आने वाले वक्त का, उसके सबसे बड़ा रोल है। अभी मैं मीटिंग में हूँ, तो अब मेरा अगला जो टॉपिक है वो है योद्धा बनोगे तो जीत निश्चित। आइए थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। ज्यादा वक्त मैं इस पर नहीं लूंगा क्योंकि आज का टॉपिक ये उतना लंबा छोड़ा नहीं है, ये समय का भी तकाजा हमारे पास है। जीतना है तो जिद करनी पड़ेगी। देखो जीत कोई ऐसे ही किसी के पास नहीं आ जाती। आप विजय होना चाहते हो, डेफिनेटली आप अगर कोई मुकाम को हासिल करना चाहते हो, आप चाहते हो कि रॉयल्टी, टेक्निकल, एमरल्ड, आप कुछ करना चाहते हो, वो ऐसे ही नहीं आ जाएगा, तुक्के से नहीं आएगा, सोते सोते नहीं आएगा, है ना, कुछ जुगत भिड़ाने से नहीं आएगा, कुछ है ना 2-4 मीठी गोली देने से नहीं आएगा। आपको उसके लिए तो जिद करनी पड़ेगी, योद्धा बनना पड़ेगा, मैदान में जंग लड़नी पड़ेगी। आप है ना जब तक कि अपना जो एटीट्यूड है वो आप योद्धाओं वाला नहीं होगा। आप देखो विजय तभी मिलेगी जब आप योद्धाओं वाले मोड पे अपने आप को ट्रांसफर करो। मतलब जो ठान लेते हैं, जो सोच लेते हैं, जो ठान लेते हैं, वो फिर कुछ भी कर दिखाते हैं। ऐसे बहुत सारे साथी आप ही लोगों के बीच में जिन्होंने अद्भुत काम किए,
और ऐसे समय में बड़े परिणामों तक पहुंचे जहाँ पे मुश्किलों का पार उनके सामने था। लेकिन क्योंकि उन्होंने कोई चीज सोच ली, उन्होंने कहा कि बस करना है, तो जब कर लिया, झोंक दिया, और आज शायद बहुत सारे बड़े परिणाम हमारे बीच में जो भी है, आज हमारे बीच में जो भी टेक्निकल अचीवर, अगर एक एक टेक्निकल अचीवर की मैं अगर आपको एक एक व्यक्ति की स्टोरी अगर आपके सामने रखूं, तो एक एक की स्टोरी बड़ी अद्भुत है। वो ऐसे इत्तेफाक से नहीं पहुंचे टेक्निकल, हर एक ने जो काम किया है उन्होंने पूरा योद्धा वाला काम किया। जब भी मोड़ अपना है तो पहले ये कि एक ठान लिया कि बस हर हाल में चाहिए, तब आइए। इत्तेफाक से नहीं है किसी को टेक्निकल लेवल अपने आप ऐसे कभी नहीं आया। बिना युद्ध लड़े ही अगर आप हार मान जाएंगे। यहाँ पे एक आपने फिल्म देखी होगी, इस फिल्म में 21 जवान थे, सिर्फ 21 जवान, सामने एक फौज थी 10,000 लोगों की। ये फिल्म में आपको सब कुछ दिखाया गया है, हालांकि 21 की 21 जवान सारे के सारे मारे गए। ये फिर भी मैं आपको जीतने की बात क्यों करना चाहता हूँ, यहाँ एक बहुत बड़ा मैसेज है, ये आपके और मेरे लिए तो बहुत कमाल का, बहुत जबरदस्त मैसेज है। ये 21 लोगों को पता था कि हम जीत नहीं पाएंगे, मालूम था हमको, पहले से मालूम था कि हम जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि सामने सेना बहुत बड़ी है, उनके पास साधन सुविधा बहुत ज्यादा है, 10,000 लोगों की फौज है। लेकिन उन्होंने फिर भी घुटने नहीं टेके, मतलब उन्होंने तब घुटने नहीं टेके जब उनको पता था कि हम हार जाएंगे, हमारे पास मतलब उतनी क्षमताएं नहीं, उतने हम तैयार नहीं, फिर भी लड़े हो। और हजारों लोगों को उन्होंने मौत के घाट उतारा, 21 लोगों ने, और पूरी तरह से मतलब एकदम उनको मालूम था, वो पूरी तरह से कुर्बान हो गए, लेकिन वो हारे नहीं। अब सोचिए कि आपके पास अगर ऐसा कुछ ऑप्शन दे दिया जाए कि आप 100% हारोगे, आप खत्म हो जाओगे, क्या आप काम करोगे? नहीं। आपके पास एक मौका है जहां पे 100% जीतने की गारंटी है, 100%, मतलब हारने का कोई चांस है ही नहीं है। जब आप हारने का जिसको पता था वो अगर युद्ध में पीछे नहीं हटा, आपके पास 100% आपके पास जीतने का चांस है, उसके बाद अगर युद्ध की जैसे नहीं लड़ते तो फिर आपको जीत कैसे मिलेगी? वो कहते हैं या तो साबित करो, या तो अगर आपको लगता है कि आप जो काम कर रहे हो बिल्कुल ठीक कर रहे हो, आपका तरीका जो बिल्कुल ठीक है, और आप जो है आपको मैं जो कर रहा हूं मैं कर लूंगा, तो या तो साबित करो, और या फिर आप समर्पण करो, अपना दिमाग लगाना बंद करो और कूद जाओ मैदान में, जो आपको अपलाइन कहती है, जो सिस्टम आपको कहता है, वो लक्ष्य जो आपको दिए जाते हैं, जो लक्ष्य आपको दिए जाते हैं, जो टारगेट्स आपके लिए दिए जाते हैं। ये बात मैं आज आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि आपके सामने सितंबर महीने के बहुत बड़े लक्ष्य होंगे, और उनको पार करने के लिए आपके सामने युद्ध जैसे हालात होंगे। अगर आप चाहोगे मैं नॉर्मल तरीके से सब कुछ कर लूंगा, तो ये आप बिल्कुल मुमकिन नहीं है, भूल ही जाओ आप, है ना। लक्ष्य भी उन्हीं को मिलते हैं, लक्ष्य थोड़े से बड़े होने भी चाहिए। मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि छोटे सोच मत बनाओ, छोटे गोल मत बनाओ, बड़े। आप सब लोगों के पास अटूट क्षमता है, आप अपने बिजनेस को बहुत बड़ा ले जा सकते हो, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना ले जाते हैं लोग बात। मैं चाहता हूं कि सितंबर का टारगेट, सितंबर 2021 का टारगेट अब तक के टारगेट्स में सबसे बड़ा टारगेट आपके पास, और चैलेंज एक्सेप्ट करो आपने कि यस मैं करके दिखाऊंगा। आप एक महीना कुछ बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट करो, आपको लगे जैसे आपने युद्ध जीत लिया हो। आरसीएम एक युद्ध है, ये बात मैंने मतलब आज नहीं, आज के 15 साल पहले भी कही कि आरसीएम एक युद्ध है, अब करना कि नहीं करना तय करो आप। अगर आपको लगता है कि मैं देखो युद्ध किस लिए लड़ा जाता है, अरे यार बस मैं तो ठल्ला बैठा था, फ्री था, तो चलो ठीक है लड़ी आते हैं, 2-4 घूसे मार के आएंगे, है ना, मजा आएगा, है ना। मजा लेने के लिए थोड़ी युद्ध लड़ा जाता है, युद्ध लड़ने का एक मोटो है, और एक ही मोटो है ना। कोई काम करते हैं उसके अलग अलग मोटो होते हैं, है ना, किसी के अलग अलग परिणाम होते हैं, लेकिन युद्ध का एक ही परिणाम होता है, जीतना। मतलब उसमें जीतना ही एक टारगेट होता है, चॉइस नहीं होती उसमें कि चलो इतना नहीं तो इतना, ठीक, हाथ नहीं टूटेंगे, है ना, केवल हाथ टूट जाएंगे वहां तक मैं लड़ूंगा, बाकी का वापस आ जाऊंगा, है ना, टांगे टूट देंगे तो बस बात खत्म, नहीं तो उसके बाद आदमी का एक ही टारगेट होता है, चाहे करो चाहे मरो, है ना। तो एक जीतना ही टारगेट होता है, चॉइस ही नहीं होती है। आरसीएम एक युद्ध है और जीतना ही टारगेट है। अब करना कि नहीं करना है आपने तय करना, सिंपल, बड़ा सिंपल फंडा है। अब अगर ठीक है ट्राई मार, युद्ध को ट्राई मारने की जैसे करते हैं, अच्छा ठीक है ट्राई मार, ट्राई तो नहीं चल सकती ना, सोच तो बहुत रहा हूं, अरे युद्ध में ऐसा हो सकता है, कोशिश तो पूरी कर, युद्ध में ये जवाब हो सकता है, नो, किसी हालत में नहीं हो सकता। युद्ध का एक ही टारगेट है
कि मुझे जीतना है और हर हाल में जीतना है। अगर 21 लोगों के सामने 10,000 की फौज भी लाई जाए तो भी आपका टारगेट ये होता है जीतना है। जीतने का मादा लेके अगर मैदान में कूदोगे तो आपको जीत निश्चित मिलेगी। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है सिखाते हैं तो सिक्योरिटी आती है। लर्निंग एक अपने आप में बहुत बड़ा प्रोसेस है। ये सभी चीजों में ये जो मैं आज आपके सामने 20 पहलू रख रहा हूं, उन 20 पहलुओं से आपके जीवन के वो तमाम सारे पहलू यहाँ पे खुल जाते हैं, निकल जाते हैं, सब कुछ यहाँ पे आपको कवर मिलेगा। और उसमें ये लेकिन 20 के 20 पहलुओं का मतलब क्या है? सीखना, लर्निंग। तो जो कहते हैं ना, लर्निंग हमारा एक प्रोसेस है और सिखाना हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सिखाना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि सिखाओगे तो भी तो आपको सिक्योरिटी कैसे मिलेगी? आपके काम करने से सिक्योरिटी नहीं आएगी, आपके सिखाने से सिक्योरिटी आएगी। आप कितनी भी मेहनत कर लो, आप कितने भी बलशाली हो, कितने भी ताकतवर हो, कितने भी योद्धा हो, कितने भी महान क्यों ना हो, आप ऐसे धाड़ धाड़ ज्वाइन कराते हो, आप क्या रिटेलिंग करते हो, आप कहते हो मैं तो लाख रुपए मैंने का सामान बेचता हूँ, नहीं जीत पाओगे, डुप्लीकेट नहीं कर पाओगे, जीत नहीं पाओगे। आपको जीतना है तो नीचे डुप्लीकेट करना पड़ेगा, नीचे सिखाना पड़ेगा। क्या जिसको काम करना आता है वो कामयाब है? अगर ये सवाल मैं नॉर्मल पूछता पब्लिक के बीच में और शायद आप लोगों से जवाब की मैं उम्मीद करता, तो जवाब शायद मुझे ऐसा मिलता है यस, हाँ, तो यही जवाब मिलता है कि यस, वही व्यक्ति कामयाब है जो जिसको काम करना आता है। काम करना आता है फिर तो बहुत बढ़िया हो गया। आदमी काम ही तो करना सीखता है। आदमी इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, वकील बनता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है, मैकेनिक बनता है, कोई पर्टिकुलर किसी एक चीज में एक्सपर्ट बनता है, कोई शॉपकीपर बनता है। वो सब कुछ लोग वो सीखते हैं ताकि कामयाब हो, लेकिन हकीकत ये है कि सीखने से आदमी कामयाब नहीं हो सकता। और पर्टिकुलर अगर इन द पार्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आदमी सीखने से कामयाब नहीं हो सकता। अगर कामयाब होना है तो फिर आपको यहाँ जवाब हाँ में नहीं, यहाँ पे जवाब आपका नहीं में है। अगर कामयाब होना है तो आपको काम करना आना चाहिए, काम लेना आना चाहिए, यानी कि किसी और को काम कैसे करवाया जाए ये कला आपके अंदर होनी चाहिए। मेरा आपको जो सिखाने का मेरा मोटो है, मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, जो सेमिनार करते हैं, जो वर्कशॉप करते हैं, जो भी हम करते हैं, ये केवल कुछ लोग ही करते रहे। ये सब लोग आने वाले वक्त में जो भी लोग बिल्कुल एकदम आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं, एक दिन मुझे पता है कि ये जो ट्रेनिंग आज की हो रही है, एक दिन मेरे बजाय आप लोगों में से बहुत सारे साथी यहाँ पे ले रहे होंगे, बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट कवर करेंगे, क्योंकि मेरा मोटो वो है, मेरा मोटो आपको सिखाना है, मेरा मोटो। इसलिए मैं आपको बार बार डायरी पेन लेने की बात करता हूँ, चीजों की रिविजन्स की बात करता हूँ, मैं बार बार आपके सामने कुछ प्रैक्टिस करने की बात करता हूँ, क्योंकि बात सीखने की नहीं, बात सिखाने की भी है। इसलिए कई बार लोग जब डायरी पेन नहीं रखते तो फिर मुझे लगता है कि जब खुद ही नहीं सीखना चाहते तो फिर सिखाएंगे कैसे, कंटेंट कहाँ से लाएंगे? और कंटेंट जो है केवल यहाँ पे कुछ लिखे हुए शब्द नहीं होते, स्लाइड में चीजें कम लिखी हुई होती है, लेकिन मैं आपके सामने जो बोलता हूँ बहुत सारी होती है, और जो आप समझते हैं वो और कई सारी होती है, क्योंकि हर आदमी अपने अपने तरीके से, अपने ज्ञान, अपने माहौल के हिसाब से चीजों को अपनी समझ से वो सिखाता है। तो आप जब नोट्स बनाते हो, जब आप किसी और को बताओगे तो आप अपने उदाहरण सेट करोगे, अपनी जानकारी ऐड करोगे, आपकी जो आप पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, देख रहे हो उसको, लेकिन आपका तरीका बात वही होगी, लेकिन तरीके आपके विभिन्न हो जाएंगे, वैरायटी हो जाएगी आपके तरीके। इसलिए आपको काम लेना यानी काम करवाना आना जरूरी है। मैं चाहता हूँ कि नीचे हजारों की तादाद में लीडर्स पैदा हो, वो सारी जिम्मेदारी ले, सारा काम खुद करें। आज 20 साल बाद आरसीएम में मतलब ऐसे लोग हैं कि मुझे पूरी जिंदगी कभी पलट के देखने की जरूरत नहीं, मतलब कभी मुझे पूछना नहीं पड़ेगा कि क्या हुआ, मतलब मुझे पता करने की या बिजनेस को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या हुआ, क्योंकि वो डुप्लीकेट हो गए। वो इतना काम करते हैं, सब कुछ फैसले करने से लेके वो तमाम काम सब कुछ खुद कर लेते हैं। आपके साथ जिस दिन ये होगा, आपके बिजनेस में स्टेबिलिटी आएगी, सिक्योरिटी आएगी, ग्रोथ आएगी। ट्रेनिंग मॉड्यूल्स के लिए मैंने आपको पहले भी एक बार ये स्लाइड शेयर की है। प्रॉस्पेक्टिंग, मैं आपके सामने ऐसे विषय रखना चाहता हूं जिस बिजनेस के वो सारे तमाम चीजों को कवर करे जिसकी आपको भूख होती है, जिसकी आपको जरूरत होती है ना। अब क्योंकि आपको जरूरत है, ये सब चीजें आपको नॉर्मली शायद न मिले, मतलब शायद आपको पूरे आरसीएम परिवार में या आप शायद बाकी आप जहां पे भी आप ट्रेनिंग लेते हो, आपके लिए कस्टमाइज्ड आपकी जरूरत और आपके
माहौल और आपकी नेचर को ध्यान में रखते हुए कोई आपको सिखा देगा आपके लिए प्रोस्पेक्टिंग के तरीके क्या है, आप ज्यादा से ज्यादा नए लोगों से दोस्ती कैसे करेंगे, आपकी ज्यादा सर्कल कैसे डेवलप होंगे, क्या क्या मेथड यूज करना पड़ेगा, कितना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कितना वर्बल काम करना पड़ेगा, कितना पेशेंस रखना पड़ेगा, और कितनी लिस्ट आपकी बन जानी चाहिए, कितने लोग आपके कन्वर्ट होने चाहिए, किस तरह के लोग प्रोस्पेक्ट बैंक में होने चाहिए आपके। ये सब चीजें सीखने के लिए आपको प्रोस्पेक्टिंग और ये वेडनेसडे की आज की ट्रेनिंग के अलावा आपको कभी कहीं मिलेगा ही नहीं है। देखो जो चीजें मिलेगी वो असाइड हो सकता है कि आप YouTube पे या और बहुत सारी किताबों के माध्यम से आप बहुत सारी चीजें सर्च कर लो आप, लेकिन वो कस्टमाइज नहीं होगी, वो आपके लिए सूट करती कि नहीं करती है, क्योंकि मैं आपके बीच का हूँ, आपके बारे में जानता हूँ, आपके व्यवहार, आपके नेचर, आप काम करने के तरीके, आपके बिजनेस का रवैया क्या चल रहा है वो मैं जानता हूँ। इसलिए मैं बात जब करता हूँ वो बात आपके ऊपर लागू होती है, आपके ऊपर सूट करती है। तो आपको प्रोस्पेक्टिंग में कैसे करना है ये बात शायद मेरे ख्याल से शायद आपके पास और कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं होगा इन सब चीजों को जानने के लिए। ऐसे में अगर वेडनेसडे की ट्रेनिंग में अगर आप लोगों का रुझान पैदा नहीं करते हो तो आपके लिए शायद एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ये अपने छोटा मोटी चीज नहीं है। मतलब कहते हैं 25 साल से 70 साल की उम्र के लगभग हिंदुस्तान 25 साल से 60 साल से 25 साल से 60 साल की उम्र, मैंने 25 से 60 का ब्रैकेट इसलिए रखा है कि ये वो 70 करोड़ की वो आबादी है जो आपके बिजनेस का वो प्रोस्पेक्ट बनता है, यानी वो आपके बिजनेस के लिए सूटेबल आइडियल टारगेट्स है। इसमें महिला पुरुष दोनों मिला के 36 करोड़ इसमें महिला है, सॉरी 36 करोड़ इसमें पुरुष है। तो यहाँ पे आपके सामने एक इतना बड़ा टारगेट, इतने बड़े टारगेट ऑडियंस है। हम बिजनेस किन लोगों के बीच में करते हैं, 2 4 10 लोगों के बीच में करते हैं। हम क्यों नहीं उस दायरे को तोड़ पाते, हम क्यों नहीं उन लोगों के बीच में जा पाते, क्योंकि हम इस बारे में जानकारी नहीं रखते। हमें जानकारी सीखनी पड़ेगी। ये छोटा सब्जेक्ट नहीं है, इसके लगातार ट्रेनिंग मॉड्यूल्स होंगे, ये कम से कम 3 या 4 सेशन होगा। लेकिन ये मेरा सिखाने का आपको मकसद ये नहीं है कि आपको सिखा दूं, मेरा मकसद ये कि आप सीखिए और ऐसे बन जाए कि कल आपको भी सिखा, आप औरों को भी सिखा, आपका वीडियो बने, आपके वीडियो को लोग लाखों लोग लाइक करें, है ना, तब मेरा मकसद पूरा होगा। टेली कॉलिंग, यहाँ पे हमने 1 या 2 ट्रेनिंग हमने इसमें की है। अभी इसके बहुत सारे वीडियोस रिलीज होने वाले हैं, बहुत जल्दी रिलीज हो जाएंगे, ताकि आप आराम से जो वीडियो के माध्यम से सीख पाएंगे। क्योंकि आपको यहाँ पे 1 दिन की हम ट्रेनिंग में तो बहुत सारी चीजें कितना कवर करेंगे, तो यहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट आपको टेली कॉलिंग आपको हमेशा पूरा का पूरा यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। फॉलो अप, क्योंकि लोगों को अगर आपको बिजनेस में कन्वर्ट करना है तो क्या करना चाहिए, नहीं तो आपका बिजनेस आपसे वंचित हो जाएगा। बिजनेस प्लान लोगों को कैसे दिखाना चाहिए, यानी किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए बिजनेस प्लान को शेयर करना चाहिए। काउंसलिंग बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर काउंसलिंग ठीक से करना आता है, हर महीने आपके कम से कम बिजनेस में 20 से 30% की ग्रोथ होनी ही चाहिए, बशर्ते कि ठीक से करना आता हो, किसके साथ करनी है, किसका चुनाव करना है, कब करनी है, कैसे फॉलोअप करना है और कैसे बिजनेस में कन्वर्ट करना है। एवरी मंथ 20 to 30%, यानी कि आपकी अगर मैं कहता हूँ कि अगर 20% की भी मैं अगर काउंसलिंग लेता हूँ तो साल भर की आपकी 300% की ग्रोथ होती है। 300%, 330% नहीं 300%, ये अपने आप में बहुत बड़ा फिगर होता है। मतलब 300% बिजनेस का मतलब है आपका बिजनेस 1 साल के अंदर 3 गुना, यानी 2 या 3 साल के अंदर आप डायमंड चल जा सकते हैं, इस वाले तरीके से, बशर्ते कि हमें ठीक से सब चीजों की जानकारी होनी चाहिए। गोल सेटिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने आज आपको बताया कि हर छोटे छोटे पहलुओं में गोल की जरूरत पड़ती है। सेलिंग, क्योंकि प्रोडक्ट्स का बिजनेस हमारा है, प्रोडक्ट का ही बिजनेस होना चाहिए सभी का, क्योंकि आखिर प्रोडक्ट से तो सब कुछ है। तो प्रोडक्ट का बिजनेस है, इसका मतलब हमारे को कहीं ना कहीं सेलिंग के मेथड्स पे भी हमारे को नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हम वॉल्यूम कैसे कर पाए। और आज की तकनीक जहाँ पे हम लोग लोगों से उस तरह से नहीं मिलते जिस तरह से पहले मिला करते थे। आजकल मिलने के तरीके बदल गए, जहाँ पे हम लोग ऑनलाइन की दुनिया में ज्यादा लोगों के बीच में रहते हैं, कम लोगों के बीच में रहते हैं, हम अपने शहर में ज्यादा रहते हैं, तो हम अपने ही शहर में ज्यादा सेलिंग कैसे कर पाए, ये एक सीखने का मेथड है, जहाँ पे आपको आने वाले वक्त में जानकारी मिलेगी। टीम को कैसे मैनेज करना है, टीम बड़ी हो जाती है, जब टीम बड़ी हो जाती है तो उसको टीम को मैनेज कैसे करेंगे, क्योंकि टीम तो बड़ी हो गई, समय तो आपके पास तो नहीं है। एनालिसिस, आपके बिजनेस में कहां कितनी गलतियां हो रही है ये पता चलना चाहिए। जैसे अभी देखो, मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। एनालिसिस का मतलब क्या है कि मुझे आपके बारे में कैसे पता चलता है। मैं बहुत सारे लोगों से, मैं आप सब लोगों से बात नहीं करता हूँ, तभी मुझे कैसे, जब आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को मैं देखता हूँ तो मुझे ये पता चलता है कि कितने लोग किसकी टीम में रजिस्टर कर रहे हैं। मुझे मालूम पड़ जाता है कि किसी एक्स व्यक्ति के टीम में काम कर रहे हैं 700 लोग खरीदारी कर रहे हैं, 1100 लोगों ने ज्वाइनिंग किया, 700 लोग खरीदारी कर रहे हैं, कितने लोग कितने टाइम में छोड़ देते हैं, मुझे पता चल गया। इसका मतलब किस तरह के लोगों को आप ज्वाइन करा रहे हो।
ये मुझे मालूम पड़ रहा है। 700 में से 70 लोग अगर केवल ट्रेनिंग में रजिस्टर कर रहे हैं, मुझे मालूम पड़ गया कि उनका ट्रेनिंग के प्रति एटीट्यूड क्या है। किसी के 300 लोग रजिस्टर कर रहे हैं, किसी के 70 कर रहे हैं, किसी के 6 कर रहे हैं, तो पता चल रहा है कि आखिर किस तरह के लोगों को आप ला रहे हैं और किस तरह से आप काम कर रहे हैं। ये मेरा एनालिसिस रिपोर्ट मुझे बता रही, मुझे मालूम पड़ रहा है। अगर मुझे मालूम पड़ रहा है तो मैं इलाज भी उसी तरह से कर पाऊंगा। मुझे मालूम पड़ जाता है कि ये व्यक्ति बहुत लंबे समय तक यहाँ पे ये बहुत बड़े पिन को अचीव नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनके नीचे का जो ढांचा है खोखला है। मुझे मालूम पड़ता है कि जब आपकी मेल आईडी गलत पड़ती है तो मैं समझ जाता हूँ कि जब लोगों की मेल आईडी अगर गलत एंटर हो रही है, इसका मतलब उनका एजुकेशन लेवल कितना वीक है ना, वो आइडिया लग जाता है। मेल आईडी में गलतियां किस तरह की कर रहे हैं उससे मुझे पता चल जाता है। मतलब मेल आईडी डालते हुए देखो, एक है छोटी मिस्टेक, एक है बड़ी मिस्टेक। जब वो मेल आईडी में सब कुछ उलट पुलट लिख देते, मैं समझ जाता हूँ कि बहुत बड़ी मिस्टेक्स हो रही है और वो अभी थोड़ा सा भी इस तरह की चीजों के प्रति अवेयर नहीं है। मीटिंग में आते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं है। एक बार आए नहीं आए, फिर आए फिर नहीं आए, 4 बार आए 3 बार नहीं आए, कभी आए कभी नहीं आए। वो कहते हैं जैसे राजा जैसे काम कर रहे हैं, मर जाए तो आ गए, मर जाए तो नहीं आए। तो मुझे पता चलता है कि जब वो इतने बड़े सीरियस टॉपिक में अगर वो सीरियस नहीं है तो फिर वो आगे चल के कितना सीरियस हो पाएंगे, मुझे मालूम पड़ गया। ये एनालिसिस मुझे बता रहा है, मुझे पता चल रहा है कि कौन कितना सीरियस है। मीटिंग में आते 8 मिनट मीटिंग में बैठे, मेरे पास हर एक मिनट की जानकारी। आप जितने लोग मीटिंग में बैठ रहे हैं, आप में से हर व्यक्ति, मैं भी रिपोर्ट आपको भेजूंगा, आप में से आपके सीनियर साथियों को, कि आप में से कोई व्यक्ति कितने मिनट और कितने सेकंड मीटिंग में रुक रहा है, ये मुझे मालूम पड़ जाता है। तो इससे अंदाजा लगता है कि वो मीटिंग में आया, 5-7 मिनट देखा, ठीक है ओके ठीक है चल रहे हैं, अरे वही बात हो रही है, बस वही ठीक है ओके ओके ओके। अगर ऐसा ही कुछ है तो एक बार मेरी गारंटी है कि 1 घंटा मीटिंग लेके दिखाए, 5 लाख रुपए इनाम दे दूंगा। यही वाला टॉपिक है, पूरा प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे, तैयार करके मैं दूंगा, 1 हफ्ते की प्रैक्टिस करने का टाइम दूंगा और फिर मीटिंग करके दिखाए, 5 लाख इनाम में दूंगा। लेकिन क्या समस्या ऐसी है कि पता नहीं क्या सोचते हैं, पता नहीं क्या ओवर कॉन्फिडेंस है, पता नहीं क्या एटीट्यूड है। तो वो एनालिसिस से मुझे मालूम पड़ जाता है। ये जानना बहुत जरूरी है। हिंदुस्तान में 83 करोड़ लीटर तेल बिकता है हेल्थ गार्ड ऑयल, हम 40 लाख लीटर बेचते हैं। इसका मतलब 82 करोड़ 60 लाख लीटर तेल नहीं बेचते हैं। आप तेल बेचना सीखना चाहते हैं, मैं 82 करोड़ तेल लोग कैसे बेचते हैं इसको जानना चाहता हूँ। फर्क है, आपकी काम करने की गति से तेल थोड़ा सा तो ज्यादा बिक सकता है। आपने कहा मैं तो घर जा रहा हूँ, मुझे तेल में फूफा जी कितने, मौसा जी कितने, सब मालूम है, मुझे मालूम करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं फूफा जी मौसा जी की जरूरत नहीं है, मुझे पता दुनिया क्या सोचती है, वो क्या ब्रांड पसंद करती है, फर्स्ट बाइंग वो क्यों करते हैं, रिपीट बाइंग वो क्यों करते हैं, किस तरह के लोग बायर बनते हैं, उनके घर में फैसले कौन करता है, शॉपिंग के टाइम्स और डेट्स क्या होती है। अब यहाँ मेरा मुद्दा अलग हो गया। मैं सोचता हूँ कि 40 लाख लीटर को 4 करोड़ कैसे पहुंचाए। आप सोचते हो कि मेरे टीम में 4 लोग खरीदारी करते, 6 कैसे हो जाए। फर्क हो गया क्योंकि मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। यानी डीप एनालिसिस जब करते हैं, राइट एनालिसिस जब करते हैं, तो बहुत सारी चीजें पता चलती है। मुझे आपके बिजनेस का पूरा ढांचा सब मालूम पड़ता है। और अगर मुझे बीमारी पता चलेगी तो मैं इलाज करता हूँ। आपको आपके टीम की बीमारी पता चलेगी तो आप इलाज करते हो, बीमारी पता नहीं चलेगी आप इलाज कभी भी नहीं करते। आप कर मैं काम कर रहा हूँ तो वो काम करना अलग बात है, सही कामों को सही परिणाम तक पहुंचाना अलग बात है। क्वेश्चन हैंडलिंग, क्योंकि लोग सवाल तो करेंगे, लोग सवाल करते हैं ये अच्छी बात है, लोग ऑब्जेक्शंस करते हैं ये और अच्छी बात है, क्योंकि सवाल और ऑब्जेक्शंस करते हैं लेकिन उनको हैंडल करना ये आपका काम है। क्योंकि सवाल जो नहीं करता है वो बिजनेस नहीं करता, जो सवाल नहीं करता बिजनेस नहीं करता, वो चुपचाप निकल जाता है, पता ही कुछ नहीं बोलता है, तो ओके ठीक है टाटा बाय बाय कर पूरा गया, वो निकल गया। दूसरे ने आता भी नहीं है, तीसरे ने आप फोन करते उठाता भी नहीं, क्योंकि वो तो निकल गया था ना। तो टिकता कौन है? जो क्वेश्चन करेगा। टिकेगा कब? जब क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा। और काम कब करेगा? जब आंसर सेटिस्फाइड मिलेगा। बड़ा काम कब करेगा? जब सपोर्ट मिलेगा। तो ये क्वेश्चन हैंडलिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप इस पार या उस पार, आपका फैसला यहाँ से होता है आपके बिजनेस। ये सीखना भी जरूरी है। लर्निंग एटीट्यूड, सीखने का नजरिया आपका कैसे बने, आपकी टीम का कैसे बने। आखिर सीखने के प्रति लोग इतने लापरवाह क्यों है ना? आखिर ऐसा क्या है? सीखने में आखिर किसी का नुकसान क्या, जा क्या रहा है? सीखना किसी और की जिम्मेदारी नहीं है, सीखना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। ये लर्निंग एटीट्यूड से आपको पता चलेगा कि लर्निंग से आपके माइंड को कितना ज्यादा बदला जा सकता है, प्रोग्रामिंग कितनी ज्यादा तेजी से चेंज की जा सकती है। टाइम मैनेजमेंट, समय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जानना तो बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। टेक्नोलॉजी, जैसे आज मैंने थोड़ा सा सब्जेक्ट आपके सामने बताने की कोशिश की है कि क्या करना चाहिए। स्मार्ट वर्क, और क्या क्या तरीके हैं जो आपके कामों को स्मार्ट कर देते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मैं चाहता हूं कि मेरे प्रोग्राम को लोग एक साथ 1 लाख लोग देखें,
तो 1000 लोग देखेंगे, मेरा खर्चा तो उतना ही हो रहा है, मेरा स्टाफ टीम मैनेजमेंट, मेरे 15 लोगों की टीम काम कर रही है आपकी ट्रेनिंग के लिए। अब वो 1000 को दिखाओ चाहे 1 लाख को दिखाओ, बात तो बराबर है। 1 लाख को दिखाओगे, आउटपुट 100 टाइम्स हो गया, ये हो गया स्मार्ट तरीका। 100 गुना हुए, 100 गुना में आउटपुट 100 गुना हुए, यानी जो आप बैठे आपके परिणाम भी तेज हो जाए, आपकी आउटपुट ज्यादा हो जाए, ये हो गया स्मार्ट तरीका। तो मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई कर दिया। प्रेजेंटेशन, आप अपनी बात लोगों तक बोले कैसे, आप बोलना एक बड़ी अच्छी कला है। प्रेजेंटेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप केवल जूम पे मीटिंग लो। एक आदमी जो बिजनेस की शुरुआत करता है, शुरुआत करते ही जब किसी और व्यक्ति को प्लान शेयर करता है, दैट्स कॉल्ड प्रेजेंटेशन। वो किसी से फोन पे बात करता है, प्रेजेंटेशन, यानी उसने किसी को पहली बार में क्या बोला, शुरुआत होगी उसकी। तो कहते फर्स्ट टॉक क्या होनी चाहिए, आज ज्वाइन किया है, आज का आज अगर वो किसी से बात करता है तो इस बिजनेस के बारे में उसको क्या बात करनी चाहिए, ये हो गया प्रेजेंटेशन। गलत है, गलत हो जाएगा। लोग गलत से शुरुआत करते हैं, लोग गलत से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि गलत पता, सही चीज पता नहीं होती है, तो शुरुआत करते हैं, गलती हो जाती है, पुरानी चीजें हावी हो जाती है। तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए, क्या कला होनी चाहिए। देखो मेरी उम्र तो 57 साल की हो गई है, लेकिन आप सब लोग यहाँ पे जो बैठे हैं उसमें से 25 साल के भी है, 28-30 साल के भी है, 35 साल, 40 साल, 42 साल के भी है, और एकदम फड़कते हुए जवान हो आते हैं, एकदम कमाल के। प्रेजेंटेशन दुनिया का सबसे कहते हैं कॉस्टलीस्ट स्किल है, कॉस्टलीस्ट, सबसे महंगी स्किल जिसको कहा है प्रेजेंटेशन। जिसको आता है, जिसको कहना अच्छे से बोलना आता है, मुझे नहीं आता, मैं आपको फ्रेंकली बता रहा हूं, है ना, लेकिन मुझे इसके बारे में नॉलेज है कि लोगों को सिखाया कैसे जा सकता है, काफी हद तक, मतलब बहुत, आई एम नॉट वेरी मच एक्सपर्ट, बट मुझे काफी हद तक पता है कि वो क्या कला है, प्रेजेंटेशन क्या चीज है, कि किसी भी बात को ठीक से लोगों को समझाओ तो आपकी बात से लोग कन्वे हो जाते हैं। अगर आपको ठीक से प्रेजेंटेशन नहीं आता, अच्छी से अच्छी बात भी लोगों के बीच में खराब तरीके से जा सकती है। तो प्रेजेंटेशन एक बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ी आर्ट है। बहुत सारी बातें होती है, कई बार मैं भी मतलब कहते हैं मन महसूस करे जाता हूँ। मुझे नहीं पता कि आपको शायद दिन याद है कि नहीं है, डिस्प्ले वॉल के ऊपर, मतलब इन द वेरी फर्स्ट डे डिस्प्ले वॉल के ऊपर, जब डिस्प्ले वॉल को लॉन्च किया गया और मुझे बोला गया कि सर डिस्प्ले वॉल पे आपको ये बातचीत करनी है ना, और मैंने जब डिस्प्ले वॉल के ऊपर एक प्रेजेंटेशन तैयार किया, और मेरी क्योंकि आदत है, मैं जब कोई काम करता हूँ तो थोड़ा उसका डीप एनालिसिस करता हूँ, मेरी आदत है, और मेरी वो आदत है। तो वो प्रेजेंटेशन मैंने किया, तो मैंने पूरा डाटा निकाला कि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन कितनी है, एक पिकअप सेंटर कितने लोगों को फीड कर पाता है, यानी कितने लोगों तक वो पहुंच पाता है, और डिस्प्ले वॉल उसका क्या रिप्लेसमेंट है, हमारी पहुंच कैसे बढ़ेगी, पिकअप सेंटर का मुनाफा कैसे बढ़ेगा, लोगों को कैसे क्या फायदा होगा। तो अब मेरी तो आदत है, लेकिन अगर उस आदत को मैं अकेला ही बोलूंगा तो बात लिमिटेड रह जाएगी, क्योंकि प्रेजेंटेशन अगर उसी तरह से अगर सब लोग उतना डीप एनालिसिस करते तो यहाँ पे हिंदुस्तान में बहुत कुछ, बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हम कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि बाकी के लोगों पे तो मेरा जोर नहीं चलता, लेकिन आपके ऊपर तो मेरा जोर चलता है। मैं आपका तो कान भी पकड़ सकता हूँ, और आपका मैं हाथ भी पकड़ सकता हूँ, आपकी मैं बेल्ट भी पकड़ सकता हूँ, जरूरत पड़ने में आपका गला भी पकड़ सकता हूँ। तो आपको तो मैं तैयार करूँ कम से कम, है आप एकदम फड़कते हुए जवान, एकदम जब लोगों के सामने बात करें तो आपका प्रेजेंटेशन, आपका प्रस्तुतिकरण ऐसा हो कि आपकी बोलने की कला से, आपकी लोगों की कन्विंसिंग पावर से लोग एकदम बहुत जल्दी से कन्वर्ट हो, लोग आपको, लाखों लोग सुने, ये कला आपके अंदर मैं पैदा करूं। मतलब मैं चाहता हूं ऐसा हो, मैं चाहता हूं कि आपका वीडियो रिलीज हो तो लोग लाखों लोग, मैं चाहता हूं कि आपकी पहचान, आपकी आइडेंटिटी ऐसी बने कि आप कभी ट्रेवल करो तो 4 लोग पीछे से आके आपसे ऑटोग्राफ मांग ले, आपके साथ सेल्फी खिंचवाने को तैयार हो जाए। तो ये प्रेजेंटेशन ही वो काम करेगा जब आपकी पहचान, आपकी आइडेंटिटी को बहुत बड़ा करेगा। हम ये थोड़ा सा टॉपिक है, इस पे कभी आने वाले वक्त में करेंगे, शायद हो सकता अलग एक सीजन में स्टार्ट करना पड़ेगा सेपरेट कुछ लोगों के लिए, ताकि ये कला आपके लिए बहुत बढ़िया तरीके से काम करे। सबकॉन्शियस माइंड, दिमाग को किस तरह से प्रोग्राम करते हैं हम लोग, इसके ऊपर हम हल्के हल्के फ्लेवर वाले ट्रेनिंग कभी कभी बीच में करते रहेंगे। बहुत सारी ट्रेनिंग थोड़ी बोरियत वाली होती है, तो मैं कोशिश करूंगा आपके बीच में जब भी थोड़ा सा बोरियत वाली हो, लेकिन काम की है तो वो उसको मैं मतलब 4-6 महीने में एक आध बार रखूंगा, ताकि भीड़ में मैं घुसा दूं उसको, आपका भी फायदा हो जाए, मेरा भी काम हो जाए ना। तो कभी कभी चीजों की वैल्यू बहुत होती है। सबकॉन्शियस माइंड बहुत बड़ा प्रोग्राम है, बहुत बड़ा, मतलब बहुत वैल्यूएबल है। मतलब एक आदमी के दिमाग में ये प्रोग्राम्ड है कि वो इस दुनिया का अमीर बनना चाहता है, एक आदमी के दिमाग में प्रोग्राम है कि उसको छोटा काम करना, ये इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम कैसे बना हुआ, ये सब चीजें उस पर निर्भर करती है। तो ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं किसी से बेहतर करूं, क्या फर्क है,
बहुत फर्क पड़ता है। देखो, बेहतर करने की कला, जापानीज जो है हमेशा एक थॉट के साथ काम करते हैं। उनका हमेशा एक ही लक्ष्य होता है, वो किससे बेहतर करना चाहिए, हमेशा। वो कहते हैं ना, वो अगर कोई भी चीज बनाएंगे, कोई भी मैन्युफैक्चर करेंगे, उनका एक ही टारगेट होता है कि किसी और से बेहतर बनाएंगे। वो अगर वो एक रेस्टोरेंट चलाएंगे तो उनका एक ही टारगेट होगा किसी और से उनका बेहतर कैसे हो। वो एक शॉप चलाएंगे, दुकान चलाएंगे, उनका एक टारगेट होगा किसी और से बेहतर कैसे हो। वो अगर सफाई भी करेंगे तो उनका एक ही टारगेट होगा किसी और से उनकी बेहतर कैसे हो। वो सप्लाई भी करेंगे तो किसी और से बेहतर कैसे हो। वो किसी से बात भी करेंगे तो किसी और से ज्यादा बेहतर तरीके से कैसे करेंगे। वो मस्ती भी करेंगे ना, तो कहते हैं हम किसी और से बेहतर कैसे करें। उनकी कला है। तो हमेशा किसी से बेहतर करना चाहिए। किसी और से बेहतर करना बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्या फर्क पड़ता है ना, क्या फर्क पड़ता है किसी से बेहतर करें। फर्क तो बहुत पड़ता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। हजारों गुना फर्क पड़ता है, लाखों गुना फर्क पड़ता है। लेकिन इससे भी ज्यादा फर्क पड़ता है, वो किस बात से फर्क पड़ता है, आइए जानते हैं इस अगली लाइन में। ध्यान से देखना आपने, मैं किसी से बेहतर करूं, क्या फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है, लाखों गुना फर्क पड़ता है। लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूं वो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, लाखों गुणों से भी ज्यादा फर्क पड़ता है। आइए जानते हैं उस बात। मैं किसी का बेहतर करूं, मैं किसी और का बेहतर करूं, इससे बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि मैं किसी से बेहतर करूं तो यहाँ पे मैं आ गया, मैं, और यहाँ पे सिर्फ मैं अपने लिए बेहतर कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं किसी और के लिए बेहतर कर रहा हूं तो मैं आप सबके लिए और इस दुनिया के लिए बेहतर कर रहा हूं। तो आप कैसे बेहतर कर पाओ, बेस्ट कर पाओ, परफेक्ट कर पाओ, कमाल कर पाओ, शानदार कर पाओ, जानदार कर पाओ, ये मेरा मोटो है। बेस्ट लीडरशिप आपके पास हो, बेस्ट कमिटमेंट आप करें, बेस्ट परफेक्शन हो। लोग आपको देखें, आपकी बात करें तो लोग कहें यार क्या कमाल है यार। आपका समर्पण लोगों को मतलब हैरान कर दे, आपका प्यार लोगों को गदगद कर दे, आपका हम्बलनेस लोगों को मदोह कर दे, आपके तरीके, लोग आपकी कला, आपके टैलेंट, आपकी एजुकेशन, आप इन सब चीजों को देख के लोग है ना सम्मोहित हो जाए, लोग समर्पण कर दे आपके। लोग कहे तो कहे यार कि लोग है तो ये लोग है। पर इस टीम के बारे में लोग कहे यार हिंदुस्तान में अगर पर्सनालिटीज लोग अगर दिखाई देते हैं जो जाने माने नाम है, जो एकदम शोहरत वाले नाम है, तो वो आप लोग हो और आप लोग ऐसे बने। ये मेरा मकसद है, ये मैं इस लक्ष्य के साथ काम करना चाहता हूँ। मैं फ्री होना चाहता हूँ। मेरा फ्री होने का एक ही तरीका है कि मैं काम नहीं करना चाहता, और काम नहीं करने का एक ही तरीका है कि मैं आपको इतना तैयार कर दूं कि मुझे काम करना नहीं पड़े। अगला हमारा टॉपिक है विजन। लेकिन क्योंकि टॉपिक हमारा अभी दो टॉपिक है, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। एक विजन पे है और एक हमारा सिस्टम पे है, जो कि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं समझता हूँ कि आज की इस ट्रेनिंग को भी मेरे को लगता है कि मुझे यहाँ खत्म करना चाहिए, समय काफी हो गया है। और हम जब अगला बुधवार को हम जो भी प्लान करेंगे, हालांकि मैं अगले बुधवार को शायद हो सकता है इसको स्किप करके मैं कुछ और बात करूंगा, क्योंकि मैं अगले बुधवार को हमारा पूरा जो स्ट्रेटेजी है, strategy for the NutriCharge, strategy for the other brands, strategy for the display wall, strategy for the cellular stem, strategy for the vital goal, ये सब चीजों की एक खाका, एक पिक्चर आपके सामने आ जाएगी। सितंबर का महीना, एक दिन, एक हफ्ता, एक घंटा आपका कितना कीमती हो जाए, आप कितना बड़ा अचीवमेंट कर ले, आप क्या कुछ कमाल कर दे, क्या कुछ अद्भुत कर दे, क्या कुछ यादगार बना दे, और क्या कुछ अचंभित कर दे। आप अचंभित कर दे उस व्यक्ति को जो आपकी क्रॉस लाइन में है, अचंभित कर दे उस व्यक्ति को जो आपकी डाउन लाइन में है, अचंभित कर दे उस व्यक्ति को जो आपकी डाउन लाइन में है लेकिन काम नहीं करता, अचंभित कर दे उस व्यक्ति को जो आपको प्रोडक्ट सप्लाई करता है, मतलब वो जो वेंडर्स आपके, उनको अचंभित कर दे आप उन लोगों को जो आपको देख के जलते हैं, अचंभित कर दे उस व्यक्ति को जिसके शोरूम में जाके आपने कार खरीदने की बात कही है लेकिन अभी ली नहीं है, अचंभित कर दे उस बैंक मैनेजर को जिसके बैंक के खाते में आपके चेक को हर महीने देखता है, अचंभित कर दे उस व्यक्ति को जो आपके परिवार का सदस्य है, अभी भी आपके साथ आपके कंधे से कंधा मिला के काम नहीं कर रहा है, अचंभित कर दे उन सबको जो आपके दोस्त नहीं, चाहे वो दुश्मन हो, लेकिन अचंभित करने का मौका होगा। सितंबर का टाइम होगा, एक एक दिन आपके लिए कीमती होगा। सितंबर के 1 तारीख की सुबह की 5 बजे आप क्या करोगे, ये प्लान करेंगे। 6 बजे तक आप कहां पहुंचोगे, ये प्लान करोगे। 7 बजे आप क्या कर चुके होंगे, ये प्लान करेंगे।
और पहला दिन पहले महीने के जैसे कैसे काम करोगे ये प्लान करेंगे। इस प्लानिंग को हम देंगे अगले वेडनेसडे को, इसलिए हो सकता है ये 19-20 नंबर के जो 2 टॉपिक हमारे पास है इनको हम फिर अगले उसके अगले वाले पार्ट में करेंगे। लेकिन सितंबर को लेके मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, है ना। मेरा उत्साह ठंडा करने का हक आपको बनता नहीं है, मेरा उत्साह ठंडा करने का आपको बनता नहीं है। और आपको मैं बिल्कुल एकदम 400 वाल्ट का मतलब करंट लगा दूं और सूरज की रोशनी जैसा तपा दूं आपको, ये तैयारी मेरी रहेगी अगले वेडनेसडे को। आपके सामने हर तरह के लक्ष्य, हर तरह की प्लानिंग, हर तरह की योजना आपके सामने होगी। सही काम करने का तरीका, सही मात्रा होगा। कुछ बड़ा लक्ष्य बनाएंगे, बड़े काम करेंगे और कहते हैं एक नई फौज तैयार करेंगे, नया काम करेंगे। इसी के साथ मैं आज की मीटिंग यहाँ पे खत्म करता हूँ।